यह है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, क्लाउड में हम लोग काम कैसे करते हैं, ये सब सारा चीज। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इस पे देखो दो वर्ड है, ये क्लाउड क्या है और ये कंप्यूटर क्या है। क्लाउड का मतलब ही होता है हम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि ऑन इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। जो हम लोग क्लाउड सोचते हैं ना कि ये बादल है, ऐसा कुछ, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लाउड का मतलब एक तरह से हो गया कि ओवर द इंटरनेट या फिर इंटरनेट के थ्रू आप सारे चीजों को एक्सेस करोगे। लेकिन किन किन चीजों को? कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज। हम सिंपल से भाषा में बता रहे हैं, हमको इसका बहुत हाई डेफिनेशन ये सब में नहीं जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा भाषा में बताया जा रहा है। क्लाउड का मतलब हम जो सोचते थे कि क्लाउड मतलब ये लोग ऊपर देखने लगते हैं, क्लाउड वर्ड सुनते ही लगता है कि ऊपर आकाश में क्लाउड है, बादल। तो भाई आपका बादल आकाश में होगा, बट ये कोई बादल नहीं है। यहाँ पे सर्वर्स होते हैं जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो। एक्सेस आपको ऑनलाइन मिलता है इस चीज का, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्लाउड और कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, बोलो। कंप्यूटिंग थिंग्स, कंप्यूटर से रिलेटेड में क्या क्या चीज होता है? तो सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, नेटवर्क होगा। अब हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। आप यहाँ पे ये भी चीज बोल सकते हो कि लाइक डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। तो वी कैन हैव मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स और लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इट कुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इंटरनेट, it could be an ERP software, it could be a database software. In hardware, it could be CPU और RAM और SSD या फिर हार्ड डिस्क, HDD। सॉफ्टवेयर में ये भी हो सकता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा। एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, चलो यहाँ पे नहीं लिखते हैं उसको, अच्छे से यहीं पे लिख देते हैं। तो इट कुड बी एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। नेटवर्क में भी क्या होता है? नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ पे हार्डवेयर में ये भी बोल सकते हो, स्विच, राउटर, हब। नेटवर्क के अंदर में फायरवॉल, कुछ भी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। ये सब सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर। दीज वी कैन ऑल्सो से कंप्यूटिंग थिंग्स, because all these are related to computer. And cloud means through internet, over the internet, with the help of internet. So if you have a computer, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है? तो सबसे पहला हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं, चलो उसी कंप्यूटर की बात करते हैं। तो वी सी कंप्यूटर और सीपीयू लाइक दिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैबिनेट। CABINET, कैबिनेट। दिस इज द कैबिनेट। यहाँ पे पावर बटन रहता है,
यहाँ CD DVD कुछ बटन वगैरह रहेगा, बटन दबाओगे CD DVD डिस्क आप लगा सकते हो। यहाँ पे USB पोर्ट रहता है सामने में। ये ऑडियो माइक का, हेडफोन का, स्पीकर का पोर्ट रहता है। ये सामने से, पीछे से भी होता है बहुत कुछ। तो इसी के अंदर में आपका CPU होता है, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क या फिर SSD, ये सब सारा इसी के अंदर रहता है। तो हम लोग कंप्यूटर इसको समझते हैं कि ये कंप्यूटर है। एक अलग से मॉनिटर दे दिया हुआ है, वो अलग बात है। एक मॉनिटर दे दिया गया है, कीबोर्ड दे दिया गया है, एक माउस दे दिया गया है, तो वो अलग चीज है। बट मेन जो चीज है वो तो ये है। मेन चीज तो यही होता है ना, सब तो इसी के अंदर में है। आपका मेमोरी, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू इंस्टॉल। वेयर डू यू इंस्टॉल द एप्लीकेशंस और लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो you install every software in this memory, secondary memory, hard disk and SSD। तो इसको हम लोग कंप्यूटर समझते हैं। तो यहां भी कंप्यूटर होता है, बट दिस कंप्यूटर विल बी virtual. So every virtual thing can be created with the same physical thing। जैसे मुझे क्या करना है कि आई वॉन्ट टू हैव अ क्लोन ऑफ अक्षय। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लोन ऑफ अक्षय। अक्षय का मुझे क्लोन बनाना है, जिससे मैं कुछ भी काम करवा सकूं, जो मैं काम अक्षय से करवा सकता हूं या अक्षय से मैं करवाता हूं। तो अक्षय मुझे चाहिए उसका क्लोन बनाने के लिए। अगर अक्षय ही नहीं रहेगा तो वो क्लोन कैसे बन जाएगा उसका? क्लोन एक तरह से वर्चुअल हो गया, वर्चुअल अक्षय। और अक्षय जो है, उसका जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल अक्षय। तो एक फिजिकल अक्षय है, एक वर्चुअल अक्षय है। तो मुझे अक्षय का एक क्लोन बनाना है, सेम टू सेम, कि मुझे अक्षय दिखाई दे। वो अलग बात है कि मैं उसे टच नहीं कर सकता, उसे छू नहीं सकता मैं, लेकिन मैं अक्षय को कुछ बोलूंगा, अक्षय सुन पाएगा। और अक्षय भी जो मुझे बोलेगा मैं सुन पाऊंगा। मतलब अक्षय के साथ जो हम लोग काम करवा सकते हैं वो उससे करवाएंगे। बट अक्षय को फिजिकली हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे, उसको वर्चुअली एक्सेस करेंगे। तो उसी तरह से ये कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, सपोज ये कंप्यूटर है, एंड वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। These are like hardwares, okay? So we can also have softwares installed on this memory. So what kind of softwares you can have? तो सोचो हमारे पास ये हार्ड डिस्क के अंदर में क्या क्या सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, कैलकुलेटर, ये सब सॉफ्टवेयर है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोई मान लो टैली, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपके पास इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और ये हार्डवेयर है। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है प्रैक्टिकली। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी है, वर्ड वाइज, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम्पल के साथ, फिजिकल कंप्यूटर खरीदने में हमारा कितना पैसा लगता है? 30-40 हजार रुपए, 50 हजार तक एवरेज पकड़ के चलो। तो एक 50 हजार में हमें अच्छा कंप्यूटर मिल जाएगा। i5 9th जनरेशन का, 11th जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 500 GB SSD, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह सब कुछ, कैबिनेट, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा 50 हजार में। आपको 50 हजार देना पड़ा। ये तो हार्डवेयर का है। अब आप सॉफ्टवेयर खरीदो, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लाइसेंस लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस लो, सब कुछ खरीदो। तो चलो 50 हजार में ही आपको सब कुछ मिल गया। आपको तो 50 हजार देना पड़ेगा। और वो कंप्यूटर में सारे पार्ट्स का वारंटी गारंटी कितना है? 1 ईयर। 1 साल तक आपका वारंटी गारंटी है उसमें। तो 1 साल के बाद अगर खराब हो गया तो फिर से आपका पैसा लगेगा। यहाँ पे सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे सिस्टम है कि आप कंप्यूटर परचेस करो, बट रेंट पे, वो भी आवरली।
आप कंप्यूटर परचेस करो, बट आवरली रेंट के हिसाब से। मैं खुद क्यों खरीदूंगा? मैं रेंट पे लूंगा। ये रेंट वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। टाटा बिरला के पास भी बहुत पैसा है अंबानी के पास, लेकिन इनका जहां जहां पे सारी जगह पे ऑफिस है, सारा ऑफिस के लोग जमीन खरीद के लोग बिल्डिंग नहीं बना दी अपना, रेंट पे लिए है। महीने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए रेंट देते होंगे घर वालों को, कि अपना 2,000 5,000 10,000 स्क्वायर फीट इन लोगों ने जगह ले लिया है, पार्टीशन करके अपना केबिन वगैरह सब कुछ बना दिया, अब इनके एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं। इंडिया में टाटा का मान लो 1,000 जगह पे ऑफिस होगा, तो क्या 1,000 जगह पे इसने जमीन खरीद लिया है क्या? सब कुछ रेंट पे। आज के टाइम में सब कुछ रेंट पे चलता है। कंपनीज जो आपको लैपटॉप देते हैं, आपको क्या लगता है कंपनी लैपटॉप खरीद के रखता है क्या? ऐसा नहीं है। रेंट पे भी कंप्यूटर मिलता है। आप चाहो तो लैपटॉप ले सकते हो रेंट पे, महीने का 800 रुपया 1,000 रुपया आपका लगेगा, मंथली रेंट। आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा मिल जाएगा उसमें। बस आपको एक स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, कि कहीं आप उसका लैपटॉप लेके भाग मत जाओ। और रेंट पे लेना तो बहुत अच्छा चीज़ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। रेंट पे अगर आप लैपटॉप लेते हो, कोई भी कंप्यूटर लेते हो, डेस्कटॉप भी लेते हो, सबसे अच्छा चीज़ क्या है उसमें? कि कुछ भी खराब होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हार्ड डिस्क खराब हो गया, तो जो जिससे आप रेंट पे लिए हो ना, वो उसका प्रॉब्लम है, वो नया लगा के आपको देगा। क्योंकि जब तक नहीं लगाएगा, तब तक आप पैसा काट लोगे। क्योंकि भाई मेरा तो हार्ड डिस्क खराब था, मैं क्या करूँ? आज बड़े-बड़े कंपनी में जो आपको लैपटॉप देते हैं एम्प्लॉयी लोगों को, वो सारा रेंटेड रहता है। कंपनी खरीद नहीं लेता है, कि चलो 50,000 60,000 का लैपटॉप खरीद लो, दे दो बंदे को, अपने एम्प्लॉइज़ को। कितना लैपटॉप खरीदेगा वो? 10 लाख एम्प्लॉयी है, क्या 10 लाख लैपटॉप खरीद लेगा? काम पे ध्यान देगा ना, लैपटॉप खरीदने में ध्यान देगा। और लैपटॉप पे कौन-सा हार्ड डिस्क खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सारा कुछ रेंट पे चल रहा है आज के टाइम में। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ही रेंट पे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स तक। लेकिन वो प्रोडक्ट आपको फिजिकल नहीं मिलेगा, वर्चुअल एक्सेस मिलेगा उसका। कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको तो हार्ड डिस्क भी मिल रहा है, बट वर्चुअल एक्सेस मिल रहा है उसका आपका। लेकिन काम वैसे ही करेगा जैसे आपके लोकल कंप्यूटर में काम करता है। आपको अगर दे दिया गया 50 जीबी एसएसडी, तो उस 50 जीबी में दूसरे किसी का डेटा नहीं रहेगा, वो एकदम डेडिकेटेड आपके लिए है, 50 जीबी। तो आज के टाइम में ना, सब कुछ रेंट पे चलता है। एम्प्लॉइज कौन होता है? एम्प्लॉई कौन होता है? वर्कर। रेंट पे खरीदा हुआ इंसान, आदमी। मंथली रेंट देते हैं, सैलरी क्या है? एक रेंट है। आपको भाड़ा दे रहा है आपके शरीर के लिए हम। आप अपने शरीर को उठा के लेके मेरे ऑफिस में आ रहे हो, काम कर रहे हो, लेके चल जा रहे हो। उस शरीर मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक चीज हुआ। कि कोई चीज हम 8 घंटे ले आके यहाँ पे काम करते हैं, उस चीज को, वो चीज तो मेरा नहीं है, क्योंकि आप तो मेरा नहीं हो। आप तो, मेरा फिजिकल बॉडी अलग है, आपका फिजिकल बॉडी अलग है। मैं आपके फिजिकल बॉडी को उठा के लेके आया, आपको भाड़ा दे दिया है, लो ये जो शरीर लेके आए थे ना, इस सामान का इतना भाड़ा ले लो, 1 महीने का। 8 घंटे करके 30 दिन काम करना, तो रविवार चलो छुट्टी दे देंगे। 30 दिन काम करना है, हम घंटे के हिसाब से हम भाड़ा देते हैं। सोचो, एम्प्लॉय भी भाड़ा वाला आदमी है, भाड़ा वाला सामान हो गया ये, एक तरह से। हर चीज भाड़े पे है, किराए का सब कुछ। और यही बिजनेस है आज का। आज देखोगे, अगर हम लोग कहीं पे घर भी खरीदते हैं, जो बिजनेसमैन होगा या कुछ भी, अगर उसके पास 2-4 करोड़ रुपए है, तो 2-4 करोड़ को वो घर नहीं खरीद लेगा, 2-4 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा देगा। मैक्सिमम बिजनेस वाले लोग रेंट पे ही रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रेंट कितना लगेगा। 20,000 25,000 30,000। अगर फ्लैट भी लेते हैं रहने के लिए भी बढ़िया जगह पे, कितना लगेगा? 20,000 25,000 30,000 महीने का रेंट। तो जहां 30,000 महीने का रेंट लग रहा है, वहां पे हम झूठ मूठ का जमीन खरीद के, आज कहीं पे जमीन खरीदने जाओ, 50 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल रहा है। तो उतना हम क्यों करने जाए कि 1.5-2 करोड़ रुपए का पहले जमीन खरीदो, 1.5-2 करोड़ रुपए का घर बनाओ। ये 3-4 करोड़ रुपए हम फंसा देंगे, पागल है? 25,000 रेंट दो महीने का, झमेला खत्म। आज यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत चेंज कर दो। वहां ठीक नहीं लग रहा, कहीं और चल जाओ। लेकिन जब घर बना लिए, ठीक नहीं लग रहा, फिर भी जबरदस्ती यहीं पे रहो, यहीं जबरदस्ती रहो। आज के टाइम में सब कुछ रेंट पे होता है। मैक्सिमम लोग आज अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, सब रेंट पे। इस जिंदगी, हमको 20 साल जिंदगी जीना है, क्या कर लेंगे हम अपना घर बना के? रेंट पे बहुत अच्छा रेंट, 50,000 का घर पे हम रेंट पे लेंगे हम। बंगलो ले लेंगे हम, 1 लाख रुपए महीने का रेंट पे ले लेंगे हम बंगलो। तो वैसा बंगलो बनाने जाएंगे ना, तो उतना गार्डन वार्डन सब कुछ अगर लेके चलने जाओगे, तो कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए आपका घर का लग जाएगा, जमीन वगैरह लेके। तो 10 करोड़ का मजा जब महीने का 1 लाख में मिल रहा है, तो हम पागल हैं जो 10 करोड़ में फंसाएंगे? 10 करोड़ बिजनेस फंसाओ, वो 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा। लेकिन घर खरीद लिए,
तो हमेशा उसका डिप्रिसिएशन होगा, वो घटेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा कभी नहीं। आपने 10 साल पहले जो घर बनाया था, जमीन का वैल्यू बढ़ सकता है, घर का वैल्यू घटेगा हमेशा। तो यहां पे भी क्या है कि आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखो हर एक चीज का आइडिया कहीं ना कहीं से आता है। जब हवाई जहाज बना तो पहले उसने चिड़िया देखा कि एक चिड़िया उड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा कुछ हम बनाए जो वो चीज वो भी उड़े और हम भी उसके अंदर बैठ के उड़ जाए, उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ के, क्योंकि चिड़िया के ऊपर तो हम नहीं बैठ सकते हैं, चिड़िया के ऊपर बैठ जाएगा तो चिड़िया उड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा कोई चीज को हम उड़ाए जिसपे हम बैठ भी सके और वो मेरा वजन उठा ले और उड़ने लगे। तो उसे तो चिड़िया से आइडिया मिला ना। यहाँ भी आइडिया कहाँ से मिला है? यही रेंट वाली चीजों से, कि जब सब कुछ रेंट पे हो सकता है, रेंट पे मोटरसाइकिल मिलता है, रेंट पे बाइक मिलता है, रेंट पे कार मिलता है, या जो ओला उबर क्या है, रेंट पे भाड़ा, किराए का सब कुछ मिल रहा है, तो रेंट का कंप्यूटर क्यों नहीं मिल सकता है? और अगर रेंट का कंप्यूटर मिल रहा है तो कंप्यूटर को लेके हम कहां कहां घूमेंगे? एक तो झमेला है ये चीज। जिस कंप्यूटर में मेरा डेटा है वो मेरे घर पे था कोलकाता में, मैं अभी दिल्ली आ चुका हूं, अब दिल्ली में मुझे वो चाहिए। अब मेरा कंप्यूटर तो भाई घर में रह गया है, अब क्या करें, अब तो फंस जाएंगे। तो नहीं नहीं, चलो कंप्यूटर को लेके चलो, जहां जहां जाओगे ढोते रहो डब्बा को। उससे बढ़िया क्या है, क्लाउड में कंप्यूटर लो। अब फिजिकल तो लेना ही नहीं है कुछ। घर आपको फिजिकल लेना पड़ेगा लेकिन रेंट पे लो, क्योंकि घर तो फिजिकल नहीं ले सकते ना, क्योंकि घर तो वर्चुअल नहीं ले सकते हो, क्योंकि वर्चुअल में हमेशा वर्चुअल ही मिलेगा। वर्चुअल घर में वर्चुअल आदमी रह सकता है, वर्चुअल घर में फिजिकल आदमी नहीं रह सकता है। इसीलिए घर तो आपको फिजिकल लेना पड़ेगा। लेकिन जहां 10 करोड़ का बंगलो हम बनाने जाएंगे, उससे बढ़िया उसका मजा आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ये ज्यादा होशियारी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी 10 साल बाद, 10 साल तक उसमें टूटा फूटा मरम्मत कराना पड़ेगा और खर्चा हमेशा बढ़ते रहेगा उसमें कुछ ना कुछ। तो भाई क्यों हम ले अपना, रेंट पे क्यों ना ले? रेंट बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये भी रेंट ही है, रेंटेड कंप्यूटर। बट इसमें एक और भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड हो गया कि रेंटेड तो है बट फिजिकल आपको नहीं मिलेगा, वो कहीं और पे है। क्यों नहीं मिलेगा, इसका और भी रीजन है। फिजिकल अगर आपको दे दिया जाएगा तो कुछ भी खराब होगा तो आपको रिप्लेस करना होगा, आपको हार्ड डिस्क उसका ठीक करना होगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको इंजीनियर रहना पड़ेगा खुद बन के, या फिर किसी इंजीनियर को आपके घर भेजना होगा उसको, जहां से आप खरीद रहे हो। रेंट पे ही अगर आपको कोई कंप्यूटर दे देता है तो 100-200 कंप्यूटर दे दिया तो आपके पास उसको एक इंजीनियर भी देना पड़ेगा, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ उसमें खराब होता रहेगा। उसको कौन बनाएगा? वहां भी फंसोगे आप, वहां भी आप फंसोगे। तो वो लोग क्या बोलता है कि आप एक काम करते हैं, ये कंप्यूटर हम अपने ही पास रखते हैं, आपको इसका हम वर्चुअल एक्सेस दे देते हैं, आईडी पासवर्ड। आप क्या कीजिएगा, इस आईडी पासवर्ड से आप इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर रखना है रखो, जो आपको डेटा रखना है रखो, जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। कभी आपको रैम बढ़ाना पड़े, आप वहीं से रिक्वेस्ट करना, 1 मिनट के अंदर हम रैम बढ़ा देंगे। आपका रैम 8 जीबी है, आप उसको तुरंत उसको 4 जीबी करना चाहते हो, उतना जरूरत नहीं आपको। तुरंत बस आप वहां पर रिक्वेस्ट तो करो, तुरंत हम 1 मिनट के अंदर में 8 जीबी से 4 जीबी कर देंगे, आपका रेंट घट जाएगा। फिर पहले 8 जीबी का रेंट लग रहा था, अब 4 जीबी का रेंट लगेगा, क्योंकि ये मेरे पास है, हम तुरंत तुरंत कर सकते हैं। बट हम आपको आपके घर में ले जाकर रख दिए। अब आपको 4 जीबी रैम से 8 जीबी रैम करना है तो फिर मुझे आप फोन करोगे, मैं 4 जीबी रैम लूंगा पॉकेट में, उसको लेके आपके घर पे जाऊंगा, जाने का टाइम लगा, आने का टाइम लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा। तो क्यों ना उस कंप्यूटर को हम अपने ही पास रखें। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता होगा कि ये बहुत बड़ा चीज है, कुछ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। सिर्फ यही है क्लाउड में कि हम लोग कुछ कंप्यूटर्स वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितना एसएसडी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चाहिए कि लाइनक्स चाहिए कि मैक चाहिए, डेटाबेस में ओरेकल का सॉफ्टवेयर चाहिए कि माई सीक्वल का चाहिए, एंटीवायरस कौन सा चाहिए, फायरवॉल कैसा रहना चाहिए, एसएसडी कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, सब कुछ हम लोग यहीं से बैठे बैठे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब सारा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओवर द इंटरनेट। यही है ना क्लाउड कंप्यूटिंग, कि द कंपनीज which are providing these services over the internet, they all have their own platform, like a website, where you have to sign up at first. You have to sign up there at first on their platform, on their websites, and then you can configure the servers.
आप उस टाइम में क्या करोगे, आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, एंड आफ्टर योर रिक्वेस्ट फॉर configuring a server, you will get that particular server with that particular configuration within 5 minutes. ऐसा तो नहीं है ना कॉन्फ़िगर किया तुरंत बन गया, वहां भी 2-4 मिनट का समय लगता है, टाइम लगता है वहां पे भी, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तब आपको कॉन्फ़िगर हो जाता है उसके हिसाब से। तो जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनीज जो क्लाउड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये कंप्यूटिंग सर्विसेज जो क्लाउड में प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज क्लाउड में प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो ना मीनिंग? वो सारे कंपनीज का अपना एक वेबसाइट है, क्योंकि आपको अगर ये सब कॉन्फ़िगर करना हो तो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाना होगा। पहले अपना वहां पे अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के अब वहां पे सर्वर वगैरह आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अकाउंट बना के आप वहां पे सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे तुरंत आपको सर्वर मिल जाएगा वैसा। अब जब आपको सर्वर मिल गया मतलब कि वहां पे कंप्यूटर आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है। आपने क्या कॉन्फ़िगर किया? 4 वर्चुअल सीपीयू, जो भी होगा वर्चुअल होगा। 8 जीबी वर्चुअल रैम, 100 जीबी वर्चुअल एसएसडी, जो भी होगा सब के आगे वर्चुअल लगाना है। आपके लिए वो वर्चुअल है, बट वहां पे जहां पे वो है वहां पे फिजिकल है। जो कंपनी है, हर कंपनी का अपना डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पे ये सब सारी चीजें रहती हैं फिजिकली। हम लोगों को वर्चुअली एक्सेस मिल रहा है उसका, बट ये फिजिकली कहीं तो होगा। 4 वर्चुअल कोर का, 4 कोर का सीपीयू, 8 जीबी रैम, 100 जीबी एसएसडी, ये फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस तो कहीं पे होंगे। कहां पे होंगे? दैट इज कॉल्ड डेटा सेंटर। कि डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पे सब कुछ फिजिकली अवेलेबल है। हम इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बोलते हैं कि भैया मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्फ़िगर कर दो कंप्यूटर। वो यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करके आपको आईडी पासवर्ड दे देता है, लो जाओ एक्सेस करो उसको। मैंने बोला कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भैया लाइनक्स दे देना, मुझे डेटाबेस इंजन जो होगा वो क्या कर देना, माई दे देना। वो ये सब सारा कॉन्फ़िगर करके रेडी कर दिया, आपको उसका एक्सेस मिल गया। अब ये बता देगा कि उसको एक्सेस कैसे करना है, आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग और कुछ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। थोड़ा सा आपको हम इंटरफेस भी दिखाएंगे इसका, कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं इसको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड का मतलब ओवर द इंटरनेट, ऑन इंटरनेट। कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटिंग थिंग्स, कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ईआरपी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, एंटीवायरस, एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रैम, सीपीयू, एसएसडी, स्विच, राउटर, हब, नेटवर्क, फायरवॉल, सिक्योरिटी, ये सब सारा चीज। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितना सारा चीज है, कोई भी चीज आप ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो, बट वर्चुअल एक्सेस होगा उसका, फिजिकली नहीं। आपको हार्ड डिस्क मिलेगा लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते हो फिजिकली। काम करेगा। आप अपने हार्ड डिस्क में कैसे डेटा रखते हो, वहां पे भी रख सकते हो, लेकिन इसके लिए हमेशा आपको इंटरनेट चाहिए, क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो ये काम नहीं करेगा ना। आपके घर में जो कंप्यूटर है वो तो बिना इंटरनेट का भी काम करेगा, क्योंकि आप भी वहीं पे हो कंप्यूटर के सामने, तब तो वो कंप्यूटर काम करेगा ही। बट ऐसा कोई कंप्यूटर जो मेरे सामने नहीं है, वो कहीं और है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए तो आपको इंटरनेट चाहिए। मैं अपने घर पे हूं, कोई कंप्यूटर दिल्ली में रखा हुआ है डेटा सेंटर में, तो मैं यहां से अपने कंप्यूटर से, लोकल मशीन से या मोबाइल फोन से, कहीं से भी ब्राउजर के थ्रू उसको एक्सेस कर लूंगा। और पूरा दुनिया चाहे तो एक्सेस कर सकता है, मैं दुनिया को एक्सेस दूंगा। जैसे गूगल.com, गूगल का भी तो अपना कोई सर्वर होगा जहां पे गूगल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है। हम लोग यहाँ लिखते हैं गूगल.com, ओपन हो जाता है। वो पूरा दुनिया को एक्सेस दिया गया है, पब्लिक आईपी, डोमेन नेम से कनेक्ट कर दिया गया है, नेम सर्वर वगैरह बनाया गया उसका, कि आप गूगल.com, abc.com लिखो, तुरंत आपका खुल जाएगा। कुछ नहीं है, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे क्या क्या होता है। तो डेटा सेंटर क्या होता है? जहां पे सब कुछ फिजिकली अवेलेबल है,
यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर्स भी होते हैं, फिजिकल कंप्यूटर वगैरह भी होता है, सारा बिल्डिंग वगैरह जितना टावर फावर लगा हुआ है सब यही रहता है। ये कंप्यूटर भी यही रहता है। तुरंत कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दो, 8 जीबी से 4 जीबी कर दो, 100 जीबी से 500 जीबी कर दो, घटाओ बढ़ाओ, तुरंत तुरंत एकदम 1-2 मिनट के अंदर सारा चेंजेस होगा। डेटा सेंटर आप चेंज कर सकते हो। मेरा दिल्ली वाला जो डेटा सेंटर है वहां पे सारा रखा हुआ है ये वर्चुअल कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि मुंबई में डेटा सेंटर जो है वहां पे सेम कॉन्फ़िगरेशन का हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करें और यहां से सारा डेटा दिल्ली से उठा के मुंबई में डाल दें। इजीली कर सकते हो डेटा माइग्रेशन, सब कुछ पॉसिबल है। सिंपल सा भाषा में व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, कंप्यूटिंग थिंग्स ओवर द इंटरनेट एंड नथिंग एल्स। Cloud computing is the delivery of computing services, computing things like software, hardware, RAM, SSD switch over the internet. You will not have any kind of physical access. You can access all these things only over the internet, virtually. हेलो हाँ जय बोलो। सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी आर कॉन्फ़िगरिंग एनी क्लाइंट मशीन इन क्लाउड और एनी like nowadays earlier it was taking 1 hour or 2 hour when we are configuring any client machine or any server or anything, but in cloud, in any cloud application we are configure within 5 minutes. देखो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम क्यों कम लगता है, पहले ये देखो। हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर में क्या करते थे पहले कि पार्टीशन बनाना पूरा हाँ पार्टीशन वगैरह करना या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करना, इंस्टॉल करना, हाँ, ठीक है। वहां पे इमेज होता है, इस तरह से वहां पे नहीं होता है। बट यहाँ पे वहां इमेज एक तरह से देखोगे ऑलरेडी होता है, क्लाउड में सब कुछ होता वहां है। सब कुछ पहले से है, बस आपको आपका एक लिमिट बना के दे दिया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप एक 3 BHK घर बना रहे हो अपना, तो बोलोगे कि पहले जब घर बनाते थे तो घर बनाने में हम लोग को टाइम मिलता था, टाइम लगता था हम लोगों को। या फिर एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो कि कहीं पे आप जा रहे हो तो आप घर में अगर बनाते हो खुद का कोई सब्जी वगैरह, मान लो मटर पनीर का सब्जी बना रहे हो, अब प्याज लहसुन तेल मसाला मटर पनीर वगैरह सब कुछ खरीद के लाओ, उसको बनाओ, तो उसमें लगता हो सकता है 1 घंटा टाइम लगे। अब होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 10 मिनट में क्यों दे देता है हम लोगों को? वहां सब कुछ रेडी होता है। वो तो नाम ही है उसका रेस्टोरेंट। आपका जो घर है, आपका घर रेस्टोरेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि मटर पनीर है तो मेरा मन किया नहीं मैं तो आलू गोभी का सब्जी खाऊंगा, मैं मटर पनीर नहीं खाऊंगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो सब्जी खाना ही नहीं है, मुझे चिकन खाना है। बट माय क्वेश्चन इज सर, प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है, आज भी तो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मानते हैं चलो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे क्लाउड पे, ठीक है। हम्म। बट जब जो प्रोसेसिंग हो रहा है, जो इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है, जो टाइम है वो इंस्टॉलेशन हो ही नहीं रहा है। डिफरेंस हो गया ना। इंस्टॉलेशन हो ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि इंस्टॉलेशन सब कुछ हो रहा है, वैसे तो पहले से इंस्टॉल हो रखा है। सब कुछ पहले से है, सिर्फ आपको उतना एक लिमिट बना दिया जा रहा है कि आपको उतना का एक्सेस दिया जा रहा है। जैसे पहले से वहां पे आपको क्या लगता है कि आपने जब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 4 वर्चुअल कोर का सीपीयू चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, एसएसडी, तो क्या वहां पे आदमी लोग का पूरा हल्ला मच गया कि चलो भाई अजय ने हम लोग को ये बोला है कॉन्फ़िगर करने के लिए, चलो रैम लाओ, कैबिनेट लाओ, सीपीयू लाओ, प्रोसेसर लाओ, हम लोग उसको असेंबल करते हैं? वैसा कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ पहले से असेंबल्ड है। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर चलो है वहां पे जिसके अंदर में 50 नहीं जीबी जैसे एसएसडी लगा। क्या? नहीं जैसे हम वीएमवेयर में वर्चुअल मशीन पे, जैसे हम हाइपरवाइजर में भी एक क्रिएट करते हैं ना, हाँ इतने कोर का प्रोसेसर ले लिया, हाँ इतना हाँ रैम। तो हाँ। कन्फिगर तो हमें मतलब कि हमें डिसाइड तो तब भी करना पड़ता है वहाँ पे भी, अजूर में भी। जैसे अजूर अपना हम ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें भी हम्म। कन्फिगर करते हैं, तो वो भी मतलब हमने हमने डिफाइन तो किया ना हमें ये चाहिए। हाँ तो हुआ क्या उससे? आपने जब डिफाइन किया तो क्या फिजिकली वहां पे कोई इंजीनियर है जो असेंबल करने लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा नहीं है। फिजिकली, मैं कह रहा हूँ कि टाइम जो है, टाइम जो अब जो लगता है, मान लो मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ किसी चीज में, प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो, हम्म। और इसमें बहुत डिफरेंस हो गया है ना, कि हाँ ये किस वजह से मतलब कि तो क्यों हुआ, वही तो रीजन बता रहे हैं कि पहले आप असेंबल करते थे, आप कहीं से जाके खरीद के लाते थे 4 GB रैम। जब आपके पास मान लीजिए सपोज कि खरीदने आपको जाना नहीं है, आपके पास सब कुछ हम रेडीमेड ला के रख दिए कि लो ये पैकेट है डब्बा रैम का,
ये पैकेट है सीपीयू का, आपको असेंबल करने में उसमें टाइम लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में आपको टाइम लगेगा, हर चीज आपको इंस्टॉल करना होगा, उसको कॉन्फ़िगर करना होगा, फिजिकली करना पड़ेगा ना। सर वो बस इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ सर, मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, बस इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, जो एक आप वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बोलो ना, कोई भी चीज बोलो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में पहले आपको आधा घंटे का टाइम लगता था। सपोज मैं अजूर पे गया हूँ, हम्म वहाँ पे मेरे को विंडोज 7 की एक मशीन बनानी है, मैंने हम्म गया मैंने रैम वगैरह सब डिफाइन कर दिया, सिर्फ एक क्लिक किया, 5 मिनट में एक मेरे को ना विंडोज 7 की मशीन तैयार होगी। हम्म ठीक है, विंडो 11 या विंडो 10 की मशीन तैयार होगी। और हम्म अभी क्या होता है कि मेरे को उसके लिए एक सीडी डालनी है और इंस्टॉलेशन करना है, उसमें प्रोसेस में टाइम लग रहा है, वो जो प्रोसेस है मैं उसकी बात कर रहा था। प्रोसेस में क्या है कि वहां सब कुछ पहले से सब कुछ रेडी है। आपके कंप्यूटर में जो आप बोल रहे हो कि जो हम पहले करते थे, आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था पहले, कोई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वैसा था? आप सब कुछ खुद से करते थे। अभी यहां सब कुछ हम लोग को खुद से भी नहीं करना, पहले से सब कुछ वहां पे है, बस उसका इमेज चढ़ जा रहा वहां पे। एक फॉर्मेटिंग वहां पे नहीं हो रहा, जिस तरह से आप इंस्टॉल करते थे उस तरह से वहां पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है वहां पे। आप इस चीज को समझो कि सपोज हम लोग, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। ये एक सीपीयू है, इसमें चलो 100 GB का हमने एसएसडी लगा दिया। 8 GB का हम लोगों ने रैम ले लिया, 4 वर्चुअल कोर सीपीयू ले लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर दिया हम लोगों ने? लाइनक्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? 100 GB SSD, सेम 8 GB रैम, 4 वर्चुअल कोर का सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज। ठीक है। हम लोग जो आप फिलहाल अभी जो वहाँ पे जो आप लेते हो कंप्यूटर में, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अज्योर बोलो या AWS बोलो, सब में पहले से ये है, वो आपको VPS दे रहा है। ठीक है। देखिए उसमें सिस्टम क्या हो रहा है, सब कुछ पहले से है। आप जब कॉन्फ़िगर कर रहे हो वहां पे क्या हो रहा है, आप कॉन्फ़िगर किए भाई मुझे 20 GB का SSD चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू चाहिए और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो उसके पास 2 मशीन था, फिजिकल मशीन, जिसमें ये सब था। ये इतना का एक्सेस आपके लिए क्रिएट कर दिया, ये इतना का आपके लिए एक्सेस क्रिएट कर दिया। नया एक कंप्यूटर नहीं बना दिया कि जहां पे वर्चुअल कोर लगा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस कुछ नहीं हो रहा वहां पे। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं अजय? डाउट होगा तो भी बोलना। हाँ सर, समझ गया हेलो। समझ गया। वो सिर्फ वहां सब कुछ है, एक यूज करके दे रहे हैं, मशीन नहीं बना रहे। मशीन नहीं बना रहे आपके लिए, वो ऑलरेडी मशीन बना हुआ है। उन लोगों ने हाँ, पहले ही मशीन नहीं मेहनत कर बना, दिया है सारा जितना करना था। एक एक्सेस क्रिएट करके दे रहे हैं, एक यूजर क्रिएट करके दे रहे हैं विद एक्सेस। हाँ, जैसे क्या होगा कि जब आप क्लाउड वगैरह पे कभी मान लो सीखोगे या कुछ भी, तो हम एग्जांपल बता रहे हैं कि हमारे पास ना पहले से ऐसा रहता है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, मान लो हम लोग भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग भी सर्विसेज देते हैं। तो अगर हमसे कोई बोलता है ना कि सर मुझे 2 GB का रैम चाहिए, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू चाहिए, 20 GB SSD चाहिए और लाइनक्स चाहिए, तो हमारे पास 2 मशीन है, एक लाइनक्स वाला एक विंडोज वाला। तो 2 हम मिनिमम बता रहे हैं, हमारे पास हो सकता है कि 100 से भी ऊपर मशीन है, कम से कम 50-60 में लाइनक्स है, 40-50 में हमारा विंडोज है। तो वो क्या बोला कि मुझे लाइनक्स चाहिए, तो मेरे पास जो लाइनक्स वाला मशीन है, हम क्या करेंगे ना कि आपको पता है कि एक सी पैनल, आपने नाम सुना है कभी? सी पैनल या WHM, वेब होस्ट मैनेजर, प्लेस्क, ऐसा कुछ नाम? ये तो सर फिजिकल सर्वर पे होते हैं ना, जो जो माउंट वगैरह करते हैं जब सर्वर। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। देखो अगर आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो, मान लो आपके पास ये सर्वर है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास सर्वर है, 100 GB SSD का, 8 GB रैम का, 4 वर्चुअल कोर का सीपीयू का और लाइनक्स का, ये आपके पास सर्वर है। इसमें सी पैनल भी इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर। तो सी पैनल किस लिए होता है? उसी काम के लिए होता है। हम उसमें यूजर बनाते हैं। कोई मुझे अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का हमको होस्टिंग चाहिए, मुझे दीजिए आप, हम इसमें आपका कोई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे,
तो पहले हमें उसे सर्वर देना पड़ेगा इतना। तो क्या हम इतना हम जाके खरीदने चल जाएंगे, हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करने लगेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने लगेंगे? ऐसा नहीं, सब कुछ पहले से है। सी पैनल एक सॉफ्टवेयर है, हम सी पैनल से क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन पूछता है सी पैनल में कि यूजर का नाम बोलो, क्या रहेगा, यूजर नेम लिख दिया गया अजय, पासवर्ड बोलो अजय@123, इसको रैम कितना देना है, इसी में से, इसी कंप्यूटर में सी पैनल इंस्टॉल है, बोल रहा है इसमें से कितना एक्सेस देना है, तो इसको रैम दे दो 2 GB का। फिर कोर पूछ रहा है, 1 कोर का सीपीयू दे दो। एसएसडी पूछ रहा है, 20 GB दे दो। बस इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट किया, बस उसी को कॉन्फ़िगर करने में जो 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगा। आपको कैसे लॉगिन करना है, आपको मैंने मेल पे ही आपको सी पैनल का आईडी पासवर्ड भेज दिया। अब आप जाओ, आपको आईपी एड्रेस मिल गया है, उसी यूआरएल के थ्रू एक्सेस करो, वहां पे आपसे आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, आईडी पासवर्ड दो, आपका इंटरफेस खुल चुका है। अब आप वहां पे जो भी काम कर रहे हो, आपको लिए इतना ही एलोकेट किया गया है, बट इतना डेडिकेटेड नहीं है, वो सब कुछ पहले से हमारे पास रेडी था। समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है अजय? हाँ सर, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सपोज लाइक मान लो 100 GB, 100 GB में से आपने 10 GB दे दिया, एग्जाम्पल लाइक। हाँ, किसी दूसरे ने भी रिक्वेस्ट किया, उसको भी इसी में से मिल रहा है, लेकिन वो सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये उसका डेटा को एक्सेस कर लेगा, वो उसका। ये लोग है कौन, ये AWS माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्या है, ये लोग अपना इंटरफेस बना के रखे हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं कि आपको अलग से सी पैनल में नहीं जाना है। इन्हीं के इंटरफेस के थ्रू, इनका भी इंटरफेस एक तरह से सी पैनल के टाइप का काम कर रहा है, कंट्रोल पैनल टाइप का काम कर रहा है इनका, कि इन्हीं में जाओगे तो यहीं पे ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर करो, सीपीयू बढ़ा दो घटा दो, सब कुछ उसी में से। क्या हो रहा है कि जब आप वो करते हो ना, ये सिर्फ यहाँ जो 2 GB था उसको 4 GB कर दिया, अब उसी में से 4 GB आप यूज कर रहे हो। फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, फिजिकली सब कुछ पहले से बना हुआ है। आज रेस्टोरेंट में होता क्या है, आप बोलोगे मुझे मटर पनीर चाहिए, तो क्या मटर उसके पास पहले से सिर्फ मटर है? मटर नहीं, वो मटर को छील के भी रख दिया है, मटर को भून के भी रख दिया है, पनीर को भी वो फ्राई करके सब कुछ पहले से रख चुका है। बस आप बोले मुझे ये चाहिए, मसाला घुलाया मिलाया, उसमें जो भी किया, 5 मिनट तक गर्म किया, आपको दे दिया। अब आप बोलोगे इतना फास्ट कैसे कर दिया? भाई उसके पास सब कुछ पहले से था। अब बोलोगे क्यों पहले से था, उसको कैसे पता? तो भाई वो रेस्टोरेंट है, वो थोड़ी ना वहां पे गेहूं चावल आटा खरीदने जाएगा। उसको पता है कि मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे पास कोई आदमी आएगा तो खाने ही आएगा, मेरे पास कोई आदमी अगर आएगा तो खाना ही खाने आएगा। अगर कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसको पहले से पता है कि मेरे पास अगर कोई आदमी आएगा तो वो मुझसे यही सब सर्विस लेने आएगा। तो सब कुछ वो पहले से रेडी करके रखा है, रेडीमेड। इसी को तो बोलते हैं रेडीमेड। अब आप बोलोगे कि पहले हमें कपड़ा वगैरह खरीदना पड़ता था, तो सिलाना पड़ता था कपड़ा लेके, अब कहां? अब आप जाओगे वहां पे, जब शोरूम में जाते हो तो वहां पे पैंट का साइज रहता है, 34 कमर है आपका, 32 है, 30 है, 28 है, 26 है, 36 है, 40 है, कितना है? अब बोलोगे उन लोगों को कैसे पता चला? तो उसके पास वेस्ट का जो कमर का जो साइज होता है, एक लिस्ट है उसके पास, कि इंसान का कमर का साइज कितना होता है, 26 से लेके 24 से लेके 40 तक, 42 तक, 45 तक होगा। वो पहले से उतना वैरायटी के लेकर रखा हुआ है, आपको जो चाहिए वहीं से दे देता है। कभी कभी उसके पास नहीं भी है, कुछ नीचे से बड़ा हो गया है, तो वहां पे एक टेलर भी रखा हुआ है, बोलता वहां से काटो, उसको कटवा लो वहीं से। अब बोलोगे देखो तुरंत आ गया, पहले कितना झमेला था, जाके हमारा नाप माप लेता था, 10 दिन बाद हमें सी के देता था, तुरंत कैसे दे दिया? अगर वो कपड़ा का शोरूम है तो उसको तो पता है कि इंसान मेरे पास कपड़ा ही खरीदने आएगा। एक कपड़ा का शोरूम में आपको चावल दाल नहीं मिलेगा, और एक राशन ग्रोसरी वाले चावल दाल में कपड़ा नहीं मिलेगा आपको, उसको पता है कि मेरा किस चीज की दुकान है। तो क्लाउड वालों को पता है कि हमें मेरा किस चीज की दुकान है, हमें क्या बेचना है, तो सारा चीज उसके पास पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। आप जब किसी चावल की दुकान में चावल खरीदने जाते हो, तो क्या वो खेती करने चल जाता है कि धान हम खेती करेंगे, बारिश आएगा, बरसात होगा, 6 महीने बाद आपको देंगे? अब बोलोगे पहले तो हमें 6 महीने बाद घर में चावल आता था, ये देखते हैं कि 100 रुपए लेके जाता है, झोला लेके जाता है, 1 घंटा में लेके आ जाता है। तो वो खेती करके लेके नहीं आता है, दुकान से खरीद कर लाता है। दुकान में खेती उती करके सब कुछ उसको पता है कि यहाँ रेडी रखो, इंसान हमसे डायरेक्ट लेने आएगा, वो खेती करने नहीं आएगा। तो आज के टाइम में ये सब का कॉन्सेप्ट क्या है, रेडीमेड वाला कॉन्सेप्ट है, कि पहले से सब कुछ बना के रखो, बस उसी में से काट के छाट के जिसको जितना चाहिए उतना करके उसको दे दो। आपको क्या लग रहा है कि लाइनक्स इंस्टॉल हो रहा है, पार्टीशनिंग हो रहा है उसमें? ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सर्वर मिलता है, आपको क्या लगता है कि वहां पे पार्टीशन रहता है क्या, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसा कुछ मिलता है क्या आपको? जैसे आपने इतना सारा क्वेश्चन पूछा तो शायद आपको कुछ आइडिया होगा अजय, आपने कभी देखा है क्लाउड में ऐसा कि उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव कुछ ड्राइव होता है? ऐसा कुछ नहीं देखे होगे आप। सुन रहे हो अजय, समझ में आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं, या फिर किसी ने भी?
अगर किसी ने भी क्लाउड में ऐसा कुछ देखा होगा तो कभी देखा है क्या वहां पे कि आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव है? नहीं सर, नहीं होता है। ठीक है, वो आपके कंप्यूटर में होता है। वो ओनली ओनली एक पार्टीशन क्रिएट होता है, वो भी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वहां से ना जो हमारा जो सिस्टम है पूरा अलग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं धान का, चावल का खेती कर रहे हैं। अब उसको काटिए छाटिए, बारिश होगा, पानी डालोगे, 6 महीने बाद आएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वहां पहले से चावल और खेती करके बना बना के सब रखा हुआ है। आप जाओ बोलो कितना केजी चाहिए आपको, 1 केजी, 2 केजी, कौन सा चावल चाहिए, बासमती राइस चाहिए या और भी बहुत सारे राइस होते हैं, हमको उतना नाम नहीं पता, कौन सा चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या है, आप सब कुछ पहले से रेडी है। अब आप बोलोगे मुझे माई एसक्यूएल चाहिए, अब आप अपने कंप्यूटर में माई एसक्यूएल इंस्टॉल करो ना, लग जाएगा 5 मिनट 10 मिनट इंस्टॉलेशन के टाइम में। अब बोलोगे वहां तो मैंने किया, तुरंत मिल गया 1 मिनट में। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा वहां पे, बस आपको एक्सेस दिया जा रहा है और कुछ नहीं। सब कुछ पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ उसका एक्सेस दिया जा रहा है कि इसको कितना का एक्सेस देना है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, मेजर करना है, सिर्फ उस पर काम हो रहा है। बाकी कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा वहां पे। मैंने आपके अकॉर्डिंग उतना का, सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज का आपको एक्सेस मिल रहा है। आप सोचोगे कि रोबोट से मशीन है, आके रैम जोड़ दिया कंप्यूटर में, नट स्क्रू वगैरह टाइट करने लगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा। कोई चीज इंस्टॉल नहीं किया जा रहा वहां पे, कोई चीज असेंबल नहीं किया जा रहा वहां पे। सिर्फ वो एक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है कि आपको कितने का रिसोर्स का एक्सेस देना है। आप इतना ही रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे उसमें से आप सब कुछ रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो क्लियर है या कोई डाउट है अजय? तो ये हुआ हमारा क्लाउड क्लियर है सर, कंप्यूटिंग। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर ही तो है जो कहीं और पे है और मुझे उसका एक्सेस चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो कहीं और पे कंप्यूटर है, मैं यहीं से उसको शट डाउन कर दूं बैठे बैठे, यहीं से उसको रीस्टार्ट कर दूं, यहीं से उसको स्टार्ट कर दूं बैठे बैठे, यहीं से उस कंप्यूटर में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैं यहीं से बैठे बैठे वहां पे विंडोज डाल दूं, मैं यहीं से बैठे बैठे उसका 4 GB रैम को 8 GB कर दूं, मैं यहीं से बैठे बैठे उसका 100 GB SSD को 200 GB कर दूं, मैं यहीं बैठे बैठे उसमें जावा इंस्टॉल कर दूं, पाइथन इंस्टॉल कर दूं, जावा का सॉफ्टवेयर रन कराऊं, पाइथन का सॉफ्टवेयर रन कराऊं, एक आईपी एड्रेस दे दूं, उसको कॉपी कर लूं बैठे बैठे, यहीं से बैठे बैठे मेरा जो सर्वर था दिल्ली में था, वहां से मैं मुंबई वाले में कॉपी पेस्ट कर दूं। यही तो है क्लाउड, और क्या है, मजाक है? नहीं पता वी तो बहुत वी कुछ है। we can access our machines or our applications virtually from हाँ anywhere. हाँ, बट फॉर दैट you will get your login credentials, Yes. बिकॉज So we क्लाउड have में तो to, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आप तो yeah, किसी को भी रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपके पास जो लॉगिन क्रेडेंशियल आप सिर्फ उसको एक्सेस करोगे, सबको नहीं। ठीक है, अब इसी में देखना कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सैस क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस? चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जीमेल एप्लीकेशन आप लोगों ने सबको यूज किया होगा, अभी भी यूज करते ही होगे। या तो मोबाइल एप्लीकेशन से यूज करो या तो ब्राउजर से करो, जैसे भी करो। जीमेल आप लोगों ने नाम सुना होगा। आपको अलग से सर्वर मिलता है क्या? नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। आप जब गूगल खोलोगे तो आपको पता चलता है जीमेल में जाके कि आपको कितना रैम मिला है, कितना प्रोसेसर मिला है, कितना सीपीयू मिला है? आपको नहीं पता चलता है वहां पे। आपको सिर्फ जीमेल सॉफ्टवेयर है, किसी को मेल भेज सकते हो, किसी का मेल आपके पास आ सकता है। हाँ, ये जरूर वहां पे आपको दिखाएगा कि आपको 15 GB का रैम वगैरह नहीं, सीपीयू नहीं, 15 GB का आपको मेमोरी का एक्सेस मिला है। शायद आप लोग को ये पता होगा, नहीं भी पता होगा मैं दिखा देता हूं। चलो जीमेल में गए। ठीक है, तो जीमेल में मोर, यहाँ मोर में जाते हैं। यह जितना सर आपका मेल आ रहा है ना, या फिर गूगल ड्राइव, चलो ड्राइव में भी चलते हैं। आपको फ्री वाला जो अकाउंट होता है ना, जो फ्री में बनाते हो, आपको 15 GB मिलता है। या क्या बोल रहा है, 1.93 और 15 GB यूज्ड स्टोरेज। 15 GB ही आपको एक्सेस दिया है ये, कि हर एक यूजर को ये 15 GB का एक्सेस दे रहा है कि आप 15 GB तक का डेटा यहाँ पे रख सकते हो, उसके बाद नहीं, 15 GB के ऊपर नहीं। जिसमें मेरा 1.93 GB यूज्ड है अभी, बाकी इतना खाली दिखा रहा है। और अगर इसके ऊपर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो गूगल सस्ता भी है, ऐसा नहीं कि आप खरीदने जाओगे 1 TB कर लो ना, ये सस्ता पड़ेगा। आजकल आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लोग क्या करते हैं ना कि गूगल में स्पेस खरीद के क्लाउड में ही डेटा स्टोर कर रहे हैं।
सारा सॉफ्टवेयर वहीं पे रख रहे हैं, अपना फाइल्स वहीं पे रख रहे हैं, सब कुछ, क्योंकि पता है कि वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा और वो सस्ता है। आप 1 टीबी एसएसडी खरीदने जाओ तो 1 टीबी हार्ड डिस्क का दाम पड़ जाएगा कम से कम आपका 3500 से 4000 रुपए। अगर 1 टीबी एसएसडी खरीदने जाओगे तो कम से कम आपका 10,000 रुपए दाम पड़ जाएगा आपका, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए। हम क्यों खरीदे भाई 10,000 रुपए का 200 जीबी 2 टीबी? समझ रहे हो, आपको 2 टीबी मिल रहा है और 2 टीबी में कितना लग रहा है, 650 रुपए करके पर मंथ। तो 650 से इंटू 12 कितना हो जाएगा, 6,500 और 1,300 रुपए, 78, 7,800 में आपको 2 टीबी मिल रहा है। एक साल का हम बता रहे हैं, मंथली प्राइस है ये। तो ये तो मंथली बोल रहा है ना, यहां तक कि आपको मंथली भी पे कर सकते हो। तो हम 650 रुपए करके पर मंथ देंगे हम 2 टीबी का, जबकि यहाँ पे एसएसडी है, हार्ड डिस्क नहीं है यहाँ पे, गूगल में सब एसएसडी है, बहुत फास्ट एक्सेस है। तो क्यों ना हम यहीं पे 2 टीबी खरीद लें, अपने कंप्यूटर में 2 टीबी क्यों खरीदेंगे? अपने कंप्यूटर में तो 10 जीबी मिल जाए काफी है, सिर्फ कंप्यूटर स्टार्ट होने से मतलब है हमको, सारा सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ मेरा क्लाउड में रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम लोग क्लाउड में रखेंगे सारा चीज। तो तब यहां से मत लो, आप तब एडब्ल्यूएस में जाओ, अज्योर में जाओ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको? विंडोज चाहिए, विंडोज का सर्वर कॉन्फ़िगर करो। एसएसडी कितना चाहिए? इतना चाहिए, उतना कॉन्फ़िगर करो। दो दो जगह खरीद लो, वहां पे वर्चुअल कंप्यूटर रखो सर्वर, एसएसडी यहां पे ज्यादा खरीदो, वहां पे आपका थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो 7,000 रुपए यहाँ पे दो, एक साल का 2 टीबी का भर नहीं पाओगे इसको। और एक साल क्यों, जिंदगी भर के लिए हो गया, हर महीना 650 रुपए इसको देते रहो, 2 टीबी तक इसका यूज कर सकते हो आप। और बहुत कुछ है इसमें, एक्स्ट्रा मेंबर बेनिफिट, शेयर अप टू 5 अदर्स, एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट्स, 2 टीबी ऑफ स्टोरेज। कम चाहिए तो इतना कर लो, 100 जीबी तक कर लो आप इसको, 150 रुपए, 130 रुपए महीने दो। कितना आसान चीज, बढ़िया चीज है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कंजूस लोग ज्यादा रहते हैं, सब फ्री में ही हम लोग को चाहिए। 15 जीबी में नहीं हुआ तो एक और अकाउंट बना लेते हैं, 30 जीबी में नहीं हुआ तो एक और अकाउंट बना लेते हैं। मैंने उनको अकाउंट 10 यूज कर लेंगे, आईडी पासवर्ड भले ही भूल जाएंगे, 2-4 दिन उसको रिकवर करने में लगा देंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं करेक्ट वो है। लोग। ठीक है, खरीदेंगे नहीं, पैसा मतलब जान मर जाएगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगा 1 रुपया। तो ये है यहाँ का हाल। उतना तो चलो, पढ़ाई में भी यही सिस्टम है, आज लोग 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं। देखो होता है ना कि गरीब अमीर पैसा से नहीं होता है, गरीब अमीर सोच से होता है। गरीब कभी वही हाथ पैर है, अमीर कभी वही हाथ पैर है। सोच से आदमी गरीब और अमीर होता है, सोच से, सोच से ही ये लोग गरीब है। सबका नहीं, अभी तो चलो बहुत सारे लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं बहुत सारी चीजों का लेके। मतलब यहाँ पे ना जुगाड़ में काम करते हैं सब कुछ, बोलते हैं जब जुगाड़ हो जा रहा है तो हम क्यों करें, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इजीली आपको सब कुछ मिल जाता है, आपका टाइम सेव होता है। इंडिया में ऐसे भी, इंडिया के हर जगह पे देखो, जुगाड़ वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो 2 रुपए बचाने के लिए, सब्जी मार्केट के लिए 2 रुपए बचाने के लिए वो 2 किलोमीटर पैदल चल देंगे, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे। कहीं पे अगर 2 रुपए महंगा है तो वो 2 किलोमीटर पैदल चल देगा, 2 घंटा बाद वो लेके आएगा सब्जी, लेकिन 2 रुपए बचा के पूरा खुश है। तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं है, जिसको, जिसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है वो उतना दिमाग नहीं लगाता है, माथा पच्ची। बहुत बार आपका अकाउंट देखिएगा, आप ठीक से रिकवर नहीं कर पाइएगा, कभी अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए तो तब क्या कीजिएगा? प्रीमियम अकाउंट में ना बहुत सारा फीचर्स है, प्रीमियम का भी यूज कीजिए तब आपको पता चलेगा। और ये 100 रुपए 150 रुपए बचा के हम क्या कर लेंगे? इसका मतलब कि उसका औकात ही 100 150 रुपए वाला, वो 150 बचा के बहुत बचा ले रहा है। अरे लगता है 1-2 लाख रुपए तब आदमी सोचता है, लेकिन जब 1-2 लाख रुपए लगता है तो जो महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहा है वो उस टाइम भी नहीं सोचता। इसका मतलब सब एक लेवल है, लेवल के हिसाब से लोग सोचते हैं। कहीं लोग 2 रुपए के बारे में भी सोचते हैं, कहीं लोग 2,000 के बारे में भी नहीं सोचते हैं। वैसा उनका लेवल है। जो 2,000 के बारे में नहीं सोच रहे, हो सकता है कि महीने का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 2,000 के बारे में नहीं सोचते होंगे वो लोग। जो महीना में ही 20,000 रुपए कमा रहा है, वो 2,000 तो बहुत कुछ है ना, वो तो पूरा सोचेगा उसके बारे में, दिन रात सोचेगा, 4-5 दिन तक सोचेगा, तो उसके बाद डिसीजन लेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वापस हम टॉपिक पे। तो ये क्या है कि ये जो वर्चुअल कंप्यूटर है, सैस क्या होता है? सैस में आपको स्पेसिफिक कोई कॉन्फ़िगरेशन का कुछ नहीं मिल रहा है। गूगल का, सपोज गूगल ने क्या किया, एक सर्वर कॉन्फ़िगर किया, मतलब एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगर किया गूगल ने। कैसा कंप्यूटर कॉन्फ़िगर किया गूगल ने? तो उसने जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगर किया, 1 टीबी का रैम, मतलब 1024 जीबी, 8 जीबी 10 जीबी नहीं,
1024 GB का रैम, ठीक है। 512 कोर का वर्चुअल सीपीयू, वन टीबी नहीं, 1 PB पेटाबाइट। SSD, हाँ पेटाबाइट, इतना का उसने कंप्यूटर कॉन्फ़िगर किया, वर्चुअल सर्वर। उसके पास ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन का है। इसमें उसने एक जीमेल नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और हम लोगों को दे दिया। अब हम लोग इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में घुस रहे हैं, एक एक साथ। आपको भी पता होगा कि लाखों लोग जीमेल खोल के बैठे हुए हैं, दिन भर जीमेल पे काम कर रहे हैं, मेल पे लाखों लोग बैठे हुए हैं। तो सोचो इसका तो लोड ज्यादा है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो वो इतना बड़ा एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया है और जीमेल एक एप्लीकेशन बना के इस एप्लीकेशन का एक्सेस हम लोग को सबको दे दिया है कि लो भाई, जिसको भी चाहिए अपना आईडी पासवर्ड बनाओ और यूज करो। बट ये कितना है, 1 करोड़ यूजर्स ने अपना अकाउंट बनाया। यहाँ पे 1 करोड़ यूजर ने अपना अकाउंट बनाया, तो उनका सारा डेटा यहीं पे है, इसी के अंदर में। अब 1 करोड़ यूजर में एट अ टाइम 10 लाख यूजर एक साथ इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस कंप्यूटर के ऊपर में 10 लाख लोगों का ट्रैफिक एक साथ है ना, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन हाई चाहिए। तो अब क्या होता है कि 10 लाख लोगों को 10 लाख अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर मत तैयार करो। 10 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सबके लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसको बोलते हैं सैस। मतलब एक ही कॉन्फ़िगरेशन पे एक एप्लीकेशन हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, सेम जैसे जीमेल है वैसे ही फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, यही चीज है ना। और क्या है इसमें, मतलब एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया गया है और इसमें ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया और लोगों को बोला गया आप ये सॉफ्टवेयर यूज करो। लेकिन आपके पीछे जो सर्वर है वो तो इतना बड़ा सर्वर है, तो सिर्फ एक आदमी के पीछे नहीं, जो हम लोग 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों के लिए एक ही सेम कंप्यूटर है, एक ही एप्लीकेशन हम लोग 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं, बट उसके पीछे का सर्वर सेम है। तो सैस मॉडल पे क्या होता है, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक सॉफ्टवेयर वो लोग बना दिया है और बोलता है कि लो इस सॉफ्टवेयर को आप लोग सबको यूज करो, एक ही सॉफ्टवेयर को। हर किसी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, हर किसी के लिए एक ही सॉफ्टवेयर है और ये हर किसी के लिए एक ही कंप्यूटर है। ये हो गया सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सर ये जीमेल जो है, एक ही क्या, डेटा सेंटर पे तो नहीं होगा ना, इसके कई डेटा नहीं, सेंटर होंगे ना हाँ ऑल हाँ, ओवर वर्ल्ड। बहुत बहुत सारे डेटा सेंटर है, बहुत सारे हैं। देखो अब क्या है कि ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ये है हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया, मतलब धरती बोल लो, ठीक है। यहाँ इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कनाडा है, चाइना है, मतलब बहुत सारा है, ठीक है। ये क्या हो गया, अलग अलग रीजन हो गया, ठीक है। या फिर बोल सकते हो जियोग्राफिकल लोकेशंस, अलग अलग जगह पे डेटा सेंटर्स हैं। ये सब सारे क्या है, डेटा सेंटर। तो यहाँ डेटा सेंटर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सारी जगह पर डेटा सेंटर है। अब ये क्या देखा कि ये इंडिया है, तो एक काम करते हैं कि इंडिया में एक मुंबई है, मुंबई में एक डेटा सेंटर है। तो इंडिया के बगल में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में डेटा सेंटर नहीं है, भूटान में डेटा सेंटर नहीं है, नेपाल में नहीं है, मुंबई में है, इंडिया में। तो यहाँ पे एक जीमेल ने अपना सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया और ये चारों पांचों कंट्री से ज्योग्राफिकल लोकेशन से जो भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, आईपी एड्रेस वगैरह, इस एरिया से जितने भी लोग अकाउंट बनाएंगे उसका सारा डेटा यहाँ वाले डेटा सेंटर में स्टोर होगा। वो जो डेटा उनको जो मेल आएगा, इसी डेटा सेंटर में जो सर्वर रखा हुआ उसी के अंदर आएगा। ये लोग किसी को भेजेंगे तो यहीं से भेजेंगे, जो भी ड्राइव वगैरह में रख रहे हैं सब यहीं पे होगा। अब यूएस में आ जाओ, वहां का अलग जो एक एरिया बना दिया वो लोग को, उतना लोगों के लिए वो डेटा सेंटर है। क्यों, क्योंकि एक ही डेटा सेंटर में पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 700 करोड़ लोग। तो मुझे लगता है कि 700 करोड़ लोगों में हर किसी का गूगल में अकाउंट होगा, लगभग एक एवरेज लेके चलो। तो मान लो 700 करोड़ में 1000 करोड़ लोगों का या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ लोगों का अकाउंट है गूगल में। है ही, हर किसी का 2-3 अकाउंट होता है।
बहुत कम ऐसा आपको इंसान मिलेगा, वो अनोखा इंसान होगा, उसको तो खोजना चाहिए आपको, जिसका एक ही अकाउंट है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। 2 अकाउंट तो कॉमन है। इतना अकाउंट है कि वो लोग तो भूल भी चुके हैं बचपन में पहले बना के अपना। कितना सारा जब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे थे तब कितना सारा अकाउंट बनाए थे, भूल भी चुके हैं। बट इसके पास तो अकाउंट का डेटा अभी भी है, उसमें जितना सारा मेल है वो अभी भी है, डिलीट तो नहीं हुआ है वो ड्राइव में जितना सारा डेटा होगा वो अभी भी है, 10 साल पहले का भी डेटा उसके पास है। तो सारा 700 करोड़ लोगों का ट्रैफिक एक ही सर्वर में डाल देगा तो लोड बढ़ जाएगा उसके ऊपर में। लोड को भी ना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज, कि इस एरिया के जितने सारे लोग हैं उनका डेटा सेंटर यहां से कनेक्ट करो। तो जीमेल का भी ना एक ही सर्वर नहीं है, अलग अलग सर्वर है। क्यों? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहला चीज। दूसरा, कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप का सर्वर वगैरह जो बंद होता होता है ना, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, हमको लगता है कि 1 महीना पहले के अंदर का बात होगा कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था कुछ देर तक, आप लोग को याद होगा शायद। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा तो पूरी दुनिया में किसी का काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जो लोकल जो डेटा सेंटर है, जो सर्वर है, वो सर्वर डाउन है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया का सर्वर डाउन है। हो सकता है कि अमेरिका में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस वाले जो डेटा सेंटर था वहां का ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं था। हमारा सर्वर यहाँ का डाउन हुआ था। तो ये भी फायदा है ना, कि सिर्फ इंडिया वालों को दिक्कत हुआ, यहां वालों को दिक्कत हुआ, पूरा दुनिया को थोड़ी ना दिक्कत होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देने से ना यही फायदा होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने से यही फायदा होता है। अगर मान लो हमारा दुकान है कहीं पे, दुकान में चावल दाल भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, जूता चप्पल भी मिलता है, सब कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ना। अगर मान लो एक ही दुकान में सब मिलता तो एक ही दुकान में बहुत लंबा लाइन लग जाता। लाइन को बांट दिया गया। जूता खरीदना तो उस स्टोर पे चले जाओ, कपड़ा खरीदना उस स्टोर पे चले जाओ, चावल दाल खरीदना उस स्टोर पे चले जाओ। यहां भी बांटा हुआ है, पब्लिक का भीड़ को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है मैनेज करने के लिए, लोड कम करने के लिए। और अगर कभी कहीं पे प्रॉब्लम भी होता है तो कुछ लोगों के ऊपर भी इसमें इफेक्ट पड़े, सबके ऊपर में इफेक्ट ना पड़े, इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सारी चीजों को। हो सकता है कि सिर्फ यहां पे जनसंख्या बढ़ गया तो सिर्फ यहां का सर्वर का लोड बढ़ा दो, रैम बढ़ा दो, एसएसडी बढ़ा दो, सारे जगह को क्यों बढ़ाएंगे हम? कहीं सर्वर क्रैश ही कर गया, चलो रेयर कंडीशन में बता रहे हैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि पूरा सर्वर वगैरह सब कुछ क्रैश कर गया, लेकिन आप ये भी मत समझना कि इतना के अंदर में डेटा सेंटर तो एक ही है, वहां पर उसका बैकअप सर्वर भी रखा हुआ है। डेटा एक जगह पे नहीं है, बहुत रिस्की चीज है। तो डेटा अगर एक जगह पर रहेगा, सर्वर का मान लो एसएसडी खराब हो गया, कुछ सर्वर क्रैश कर गया, तब तो सारा डेटा खत्म। कभी सुना हो गूगल का डेटा खत्म? रिस्क है ना। इस रिस्क के लिए क्या किया है वो लोग? बैकअप सर्वर। कोई भी चीज एक जगह पे नहीं है, बहुत सारा जगह पे है, दो भी नहीं, बहुत सारा जगह पे है। यहां सर्वर क्रैश कर गया, वहां भी कर जाएगा, वहां भी कर गया तो वहां भी कर जाएगा। अगर पृथ्वी खत्म हो जाएगा तो ही बोल सकते हो कि सब खत्म, नहीं तो कहीं ना कहीं तो उसका डेटा होगा ही। बहुत सारे जगह पे इसका बैकअप सर्वर रखा गया है, दूसरे डेटा सेंटर में भी स्टोरेज किसी और डेटा सेंटर का बैकअप रखा गया है। स्टोरेज सर्वर भी क्या क्रिएट बोल? करके रखते हैं ना इसके लिए। हाँ, बैकअप सर्वर रहता है। इन हाँ, लोगों का बैकअप खर्च वो ज्यादा है ना। सर्वर स्टोर होता रहता था सारा। हाँ, इन लोगों का ना खर्च बहुत ज्यादा है। बैकअप सर्वर है, आप तो ये प्राइमरी सर्वर देख रहे हो कि इतना कोर का बना दिया, तो एक ही सर्वर नहीं है इतना कोर का, इसी का बैकअप सर्वर मल्टीपल लोकेशन से बना के रखा हुआ है, कि अगर ये सर्वर क्रैश भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उसका बैकअप है मेरे पास। हर सेकंड बैकअप होता है, वीकली तो छोड़ ही दो, डेली तो छोड़ ही दो, हर सेकंड बैकअप होता है। बड़ा कंपनी है, मजाक नहीं चल रहा वहां पे कि तुरंत बोल देगा गलती हो गया, सॉरी हमको माफ करना भाई लोग, डिलीट हो गया डेटा, फिर से अकाउंट बना लो, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। ब्रांड है, फोन नंबर नहीं बदल देगा कि कभी क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉब्लम नंबर चेंज कर दो, कॉल रिसीव मत करो किसी का, ऐसा नहीं हो सकता है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, हाँ, ठीक है। ऐसा बहुत बार पहले बहुत सारा कंपनी था ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड लेके, पता नहीं नाम भी हम लोग भूल गए हैं, शायद 2014 15 16 में हम लोग यूज करते थे वो सब। इंडिया में बहुत सारा कंपनी चलता था जहां पे हम लोग वर्डप्रेस वगैरह में वेबसाइट लॉन्च करते थे। अचानक से उनका सर्वर क्रैश हो गया, नंबर बंद, कंपनी सब बंद हो गया, लो फोन करो नंबर ही बंद है। अब आपका जो डेटा था सब खत्म, अब किससे बात करोगे? केस करना है जाओ करो, इंडिया में तो केस मजाक है, वो तो डेली थाना में लाइन लगा रहता है केस करने के लिए। वो तो रजिस्टर में फाइल मेंटेन हो जाएगा एक, कि कोई केस किया था, सॉल्व थोड़ी ना होता है, सॉल्व होने में टाइम लगता है, इतना सारा केस तो डेली कॉर्पोरेट लॉयर लोग घूमते रहता है।
तो जो बताया जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी तक जो डिस्कशन हुआ इससे समझ में यही आया होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर है। जितना दिमाग इसमें लगाना है ना, बैकअप कैसे रखा जाए, डेटा का सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसे सर्वर को कॉन्फ़िगर किए हैं, तो एक ही सर्वर में अगर बहुत सारे लोगों का डेटा है तो कैसे सिक्योरिटी वगैरह कैसे मेंटेन किया जाए वहां पे। अगर कहीं पे एक सर्वर से दूसरे सर्वर में उसको डेटा माइग्रेट करना है तो डेटा माइग्रेशन कैसे होगा। तो ये बहुत छोटा सा चीज है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर कॉन्फ़िगर करना बहुत सा छोटा चीज है, आप 1 घंटे में सीख जाओगे ये क्या है। लेकिन फिर भी हम लोग सर वो उतना तो दिन बहुत तक का तब ईजी है, कोर्स क्यों ओनली करते हैं। क्रिएट हो जाता है वो तो। हाँ, मतलब अगर ये इतना छोटा सा चीज है तो ये एडब्ल्यूएस वगैरह का हम लोग तब कोर्स क्यों करते हैं, इतना बड़ा चीज। तो आप वहां पे वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर करना नहीं सीखते हो, वहां बहुत चीज सीखते हो आप। क्यों, ये सारा चीज सीखते हो कि ऑपरेटिंग मल्टीपल चीज, सिस्टम भी सीख रहे हैं। हाँ, मल्टीपल सिर्फ इंटीग्रेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कैसे करें, बहुत सारी चीज आती है। हाँ, वहां पे तो सिर्फ आप सर्वर कॉन्फ़िगर करना नहीं सीख रहे हो ना, आप डेटा माइग्रेशन सीख रहे हो, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हो, सर्वर को लाइक इसका इंक्रीज करना, इसका हमको एसएसडी को थोड़ा सा बढ़ाना है, रैम को घटा देना है, और हम चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज था, हमको लाइनक्स करना है, वहां पे डेटाबेस में माई स्कूल था, ऑरेकल करना है, वहीं पे एनालिटिक्स भी आपको मिल रहा है, वहीं पे आपको डेटा माइग्रेशन टूल भी मिल रहा है, वहीं पे आपको नेटवर्किंग में आईएम कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत सारा चीज कि मेरा ही अकाउंट को दूसरा भी एक्सेस कर सकता है, बट उसको हम रिसोर्स देंगे कुछ कुछ एक्सेस कि वो उतना ही एक्सेस कर सकता है। बिलिंग वगैरह कैसे करना है, अकाउंट को मतलब सिक्योर कैसे बनाना है अपना, सारा टूल वगैरह सीखते हैं हम लोग वहां पे। वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर करना तो 5 मिनट का चीज है। लो देखो ऐसे होता है, अभी आपको दिखाते हैं। एडब्ल्यूएस का वेबसाइट का नाम क्या है, aws.amazon.com। ठीक है, ऐसे खोलना, खुल जाएगा। साइन इन या साइन अप करना, अकाउंट बनाना पहले, डेबिट कार्ड का नंबर मांगेगा, 2 रुपया काटेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बाद में चलो रिटर्न हो हम, जाता है ना। हाँ, चलो हम 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं, थोड़ा देर, 1 मिनट के लिए लॉग इन कर लें। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा शायद। तो मेरे में क्या है ना कि ये एक दिन पहले ही एमएफए हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर किए हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस पे क्या है कि अब जो भी इसमें मेरे अकाउंट में लॉगिन करेगा, ये पहले मेरे पास ऑथेंटिकेटर में हाई आएगा, यहाँ पे कोड डालना होगा। और भी सिक्योरिटी के लिए, तो चलो ये ऑथेंटिकेटर कोड डाल दिया हम लोग इसमें। चलो ये लॉगिन हो गया। ऑक्टाकुलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, फिलहाल अभी हम लोग का रीजन सेलेक्ट हुआ है सिंगापुर। सिंगापुर। तो ये हुआ, ये देखो सर्विसेज है। क्लाउड ये में सिर्फ आपका ये मत समझना ना कि एडब्ल्यूएस में सिर्फ वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना सारा सर्विसेज है ना, सर्विसेज हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग क्लाउड में प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर करना 5 मिनट का चीज है, सीखने के लिए आधा घंटा, कॉन्फ़िगर करना 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। सिंगापुर जो लेकिन सिलेक्ट हुआ है, ये रीजन जो सिलेक्ट हुआ है, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि डेटा सेंटर जो वहाँ सिंगापुर रीजन हाँ, का है। हाँ, मैंने डेटा सेंटर सिंगापुर सेलेक्ट किया है। क्यों, जब आप लोग ये सब कोर्सेज वगैरह करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज, देखिए सब कुछ तो यही सिक्योरिटी क्रेडेंशियल वगैरह तो बहुत तरह से सीखना पड़ता है हम लोग को, जिसमें टाइम लगता है। इतना सारा जो सर्विसेज है इसी में तो टाइम लगेगा आपको, वर्चुअल सर्वर में टाइम नहीं लगेगा। वो तो एक छोटा सा चीज हो गया। लेकिन आज के टाइम में सारा कंप्यूटिंग सर्विसेज तो क्लाउड में ही है ना, तो वही सब सारा सर्विसेज सीखना हम लोगों को। तो अब ये सिंगापुर क्यों है, तो आज के टाइम में अभी देखिए एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी के ऊपर में बहुत सारा काम कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते थे, अकाउंट बना लिए, सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिए, जब महीने के एंड में उसका बिलिंग आया, पेमेंट नहीं किया, अकाउंट को क्लोज कर दिए। होता है ऐसा, इसका लॉस हो रहा है इससे। बहुत सारे लोग हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर एक्सेस बना लेते थे पहले ही, 20 कोर का सीपीयू, 10 जीबी, 40 जीबी रैम, 500 जीबी एसएसडी, सारा कॉन्फ़िगर करके 1 महीना यूज किए, और सारे लोग 1 महीने यूज करने के बाद पेमेंट नहीं किए, अकाउंट को क्लोज कर दिए, जाने दो नहीं करेंगे, हम दूसरा अकाउंट बना लेंगे। इसका तो बहुत सारा लॉस हो रहा है ना।
अब ये क्या कर दिया कि जब भी कोई नया अकाउंट इसमें बनेगा, वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर फर्स्ट टाइम में नहीं बनेगा। पहले ओनली इसमें हम लोग बेसिक। जब मुंबई किए तो हमें मुंबई ये ऑप्शन नहीं दिया, आपको रिक्वेस्ट करना होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखो एशिया पैसिफिक मुंबई किया था, लेकिन मुंबई में सर्वर क्रिएट करने नहीं दे रहा था। ये देखा कि हम लोग इंडिया के हैं, मुंबई में करने ही नहीं दे रहा था। मतलब ये भी क्या कर रहा है, अपने तरफ से बहुत सारा सिक्योरिटी मेजर लगा के रखा हुआ है। क्या लगा के रखा है? फर्स्ट टाइम आप इसमें एक ही इंस्टेंस, अब जो अकाउंट बनाओगे ना, अब आप एक बार में सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, जब तक पहला महीना का बिलिंग ना आ जाए। 2-3 इंस्टेंस एक साथ क्रिएट नहीं होगा। बहुत सारे सर्विसेज का इसका रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, लिमिट, जो आप यहाँ पे जाके एक्सेस कोटा में देख सकते हो। सर्विस कोटा में जाके, यहाँ पे आप सर्विस कोटा में जाके देख सकते हो कि आपको कितना तक का लिमिट दिया हुआ है। आप सोचो कि हम 2-2 सर्वर कॉन्फ़िगर कर दें, नहीं होगा। कोई भी हम यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर ले, नहीं होगा। ये भी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। और एक बार जब आपने किसी ईमेल आईडी से इसमें बना लिया, दोबारा उसी ईमेल आईडी से इस पे अकाउंट नहीं बनेगा, वो ब्लॉक कर देगा। चलो ईमेल आईडी आप चेंज कर दिए, दोबारा सेम मोबाइल नंबर से नहीं बनेगा, ब्लॉक कर देगा। आपने मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, अपना एटीएम कार्ड का जो 16 डिजिट का नंबर दिया है सेम डे से नहीं लेगा, वहां भी ब्लॉक कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये डेटा मेरे पास है, इसने पैसा जमा नहीं किया था पहले। तो पहले ऐसा होता था इसमें कि हम अलग अलग अकाउंट बना बना के एक में पैसा नहीं दिए, फिर दूसरा बना लिया, पैसा नहीं दिए, तीसरा बना लिया, ऐसे करते करते 1 साल तक हम चलाए। लेकिन अब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट का डिटेल, जो आप डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह देते थे, सारा यहाँ पे सेव है। वो सेम दोबारा नहीं लेगा। ये समझ गया? अगर पैसा बाकी रहेगा तो नहीं लेगा, पैसा बाकी नहीं है उससे तब ले पता लेगा। सर उसको पता क्या? चल गया इंडिया जुगाड़ू है, कुछ ना कुछ कर दे। समझ में इंडिया ही नहीं, सारा जो देखो जुगाड़ू जुगाड़ू वो लोग रहते हैं ना, जिसके अंदर में ना काबिलियत नहीं रहता है कमाने का। ठीक है, जो ये लोग क्या करते हैं, देखो 2 रुपए बचाने के लिए लोग पूरा दिमाग लगाता है। इसको ये भी नहीं पता कि 2 रुपए बचाने के पीछे जितना दिमाग लगा रहे हैं, उतना 2 रुपए कमाने के पीछे दिमाग लगा देना, सेम दिमाग उतना ही टाइम, तो 2 रुपए की जगह पे 5 रुपए कमा लेगा। मेंटालिटी सब अलग अलग सही बात। सोच है। जैसे हम लोग भी पहले बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल बोलते थे कि मान लीजिए आपका सैलरी 50,000 रुपये महीने है, और आपका 40,000 रुपये खर्च हो जा रहा है, महीने का 15,000 रुपये घर में रेंट चला जा रहा है, 2-3 रुपये बिजली बिल आ जाता है, राशन पानी खाना पीना, बच्चा का पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज फीसों सब मिला के 40,000 रुपये खर्च हो जा रहा है। आपके बच कितना रहा है? 10,000 रुपये। कल आपको जरूरत पड़े ज्यादा का, 20,000 रुपये आपको अब महीने का सेविंग्स करना है कैसे भी करके। तो जनरली लोग क्या करेंगे कि सैलरी तो भाई 50 है, बच रहा 10, 20 बचाना है, तो क्या करो, जो 40 खर्चा हो रहा था उसको कम करो। तो पहले हम क्या करते थे, कहीं भी जाते थे मोटरसाइकिल से जाते थे, तो तेल भाई 106 रुपये हो चुका है, एक काम करते हैं छोटा मोटा तो पैदल भी जा सकते हैं। पहले लाके घर में फल वगैरह सब्जी उब्जी रख देते थे, कोई खाता तक नहीं था, फेंका जाता था ऐसे ही। दूध ला कर रखते थे, कोई पीता तक नहीं था, बच्चा बच्चा फेंकाता था। अब जरूरत के हिसाब से भाई लाओ। पहले डेली डेली 2 लीटर दूध आता था, 1.5 लाओ। किस दिन आदमी नहीं है ना, तो हम लोग 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो फ्रिज बंद करके जाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। अब वो पूरा दिमाग लगा रहे 1 महीने में, इधर बचाओ उधर बचाओ उधर बचाओ। हम लोग जो महीने में उल्टा सीधा खर्च करते थे, हर सप्ताह हम लोग जाते थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अब नहीं, अब 2 सप्ताह में एक बार जाएंगे। रेस्टोरेंट में पहले जाते थे तो क्या करते थे, पानी का भी बोतल खरीद के पीते थे, अब नहीं। दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, वो कंजूस लोग हैं वैसे। वो लोग क्या बोलते हैं, इसका भी पानी तो फिल्टर ही है, मिनरल वाटर ही तो है, इसी का पियो ना, क्यों अलग से हम बोतल खरीदे 20 रुपए खर्चा करें बिस्लरी के पीछे में। हम 4 लोग गए खाने के लिए, 2 बोतल पानी पी लिया 40 रुपए का। इनका मेंटालिटी अब ऐसा हो जाता है, ये 20 रुपया 10 रुपया करते करते अब बचा भी लेते हैं 10,000 रुपया, और पूरा खुश है मंथ के एंड में। लगता है कि एकदम सक्सेस कर गया ये लोग, पूरा कोई जंग जीत लिया है, कि 50 में से 30,000 में ही पूरा महीना मैनेज कर दिया ये लोग। लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि वो जो 10,000 रुपया बचाने के लिए जितना दिमाग लगाया है ना, इधर उधर जितना सारा चीज किया, उतना ही अगर कोई एक्स्ट्रा काम में दिमाग लगा देता है, तो 50 की जगह पे 70-80 रुपए कमा लेता है। लेकिन वो उधर दिमाग नहीं लगाएगा, कि बचाने के पीछे में ज्यादा दिमाग लगाता है ये लोग। जबकि बचत नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप अपने ऐशो आराम में से चीजों को हटा रहे हो, जरूरत के चीजों को आप हटा रहे हो। खर्च को बढ़ाओ, कम मत करो, इनकम की तरफ ध्यान दो। एक्सपेंसेस के पीछे में कभी ध्यान मत दो, इनकम के पीछे ध्यान दो हमेशा। उसको हमको बढ़ाना है, ना ही कि एक्सपेंस को घटाना है। और आज जो लोग बोलते हैं ना महंगाई हो गया है, किस चीज का महंगाई हो गया है? हर एक चीज का प्रूफ देना पड़ेगा क्या इन लोगों को? बोलता है महंगाई बढ़ गया है, किस चीज का महंगाई बढ़ गया भैया? बोलता है पेट्रोल 106 रुपये हो गया है, कैसे? इसको महंगाई बढ़ना बोलते हैं क्या? बोलेगा पहले तो 50 रुपए मिलता था। कितने साल पहले? 20 साल पहले। चलो 20 साल छोड़ो, 15 साल पहले 50 रुपए था। 15 साल पहले 50 रुपए था ना। 15 साल पहले तेरा सैलरी कितना था महीने का? 6,000 रुपया। आज सैलरी कितना है? 40,000 रुपया। किस चीज का महंगाई बढ़ गया?
महंगाई को छोड़ो, हम तो बोल रहे तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है, खुश नहीं हो क्या इसमें? महंगाई और खर्च दोनों साथ में चलता है। अपने आप को आपको उस काबिल बनाकर रखना पड़ेगा कि हम बैलेंस करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले आपका सैलरी 6000 था, आज भी आपका सैलरी 6000 है, तो आपके लिए महंगाई बढ़ गया है और बढ़ना चाहिए आपके लिए महंगाई। सेम सैलरी पे क्या कहते हैं, खर्चा बढ़ रहा है। हाँ, तो आज अपने आप को आप देखो ना, आज से 10 साल पहले आपका या फिर आपके मम्मी पापा का बड़े भाई बहन कोई भी तो काम करते होंगे जॉब, उनका सैलरी था पहले 20,000 रुपया, आज उनका सैलरी 80,000 हो चुका है। कैसे आप बोल सकते हो कि महंगाई बढ़ा है? सैलरी 20 से 80 हो गया, 4 गुना बढ़ा है। तेल का पैसा 50 से 200 रुपए हुआ नहीं हुआ, डबल ही हुआ है सिर्फ, और बोलते हो कि महंगाई बढ़ा है। खुद के अंदर काबिलियत नहीं है, दम नहीं है कमाने का, बेकार बेरोजगार बैठे हुए हो नालायक बन के, और बोलते हो महंगाई बढ़ गया है। समझाना पड़ेगा ना लोगों को, उल्टा सीधा जो बकवास करते रहते हैं ये लोग। आज जो हम लोग कमाते हैं, आज हम लोग किसी को कुछ भी पढ़ा देते, कोर्स करा देते, 15-20 हजार पैसे ही मिल जाता है बस बोल के। पहले 150 रुपए में लोग पढ़ते थे। आज से 15 साल पहले जो लोग घर में ट्यूशन पढ़ाते होंगे आप लोग, अगर किसी को पता होगा, 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में लोग ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को। आज 500 रुपए नीचे किसी का नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि महंगाई बढ़ गया है? बैलेंस है, सब साथ में चल रहा है, सब वही है। चलिए आपका हम क्या करते हैं, आपके लिए हम तेल 50 रुपए कर देते हैं पेट्रोल, और आपका सैलरी 50 से हम वही 6,000 रुपए कर देते हैं, तो उस टाइम में भी आप बोलोगे महंगाई है? अरे महंगाई सैलरी के हिसाब से होता है, महंगाई महंगाई नहीं होता है। आपका क्या है कि आपका इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, तो आपको लगता है कि मार्केट बहुत महंगा हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि अरे तेल 106 रुपया है, इसको 200 रुपया करो। रास्ते में बहुत गाड़ी हो गया, थोड़ा सा कम करो इसको। कम करने का एक ही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। तो ये बच्चा लोग भी फुरफुरी लेके उड़ते रहता है रास्ता में, 100 रुपया तेल है, माँ बाप से कहीं से 20 रुपया 50 रुपया कहीं से भी लिया, भरा लिया, चल दिया। 500 रुपये लीटर करो, जिसका औकात होगा वो चलाएगा। हमें अपना औकात को बढ़ाना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास है तो हम 1 लाख रुपए महीने में तेल हो जाएगा तो भी हम भरा सकते हैं, ऐसा हम बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हम अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, अपना औकात को बढ़ाएं, हम अपने इनकम को बढ़ाएं। खर्चा बढ़े ना, वो तो ऑब्वियस है, मेरे लिए सिर्फ नहीं बढ़ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए बढ़ रहा है। लेकिन मैं जो अपना औकात बढ़ाऊंगा, मैं जो अपना लेवल बढ़ाऊंगा, मैं अपने लिए बढ़ाऊंगा, दुनिया के लिए नहीं। आप अपने स्टैंडर्ड को बड़ा करने का कोशिश करो। वो एक्सक्यूजेस दे के कोई फायदा नहीं, हल्ला गुल्ली करने से कि महंगाई बढ़ गया है। किसके लिए महंगाई बढ़ गया है? अंबानी के कभी मुंह से सुने हो कि तेल 106 रुपये हो गया, बहुत गरीबी चल रहा है? ये सब कुछ कुछ लोग मार्केट में होते हैं ना, आदमी ही गरीब है, दिमाग से वो गरीब है। जो दिमाग से गरीब होता है उसका मुंह से गरीबी वाला बात निकलता है। हम लोग के पास भी ऐसा नहीं है कि 2-4 करोड़ रुपए फेंका हुआ है ही नहीं पैसा। लेकिन सोच भी वैसा नहीं है। हमें पता है कि हमें कमाना है, हमें अपना स्टैंडर्ड को वैसा बनाना है। गरीब इंसान सोच से होता है, गरीब इंसान बात से होता है, बात से ही गरीब है। 106 रुपये हो गया तो क्या हो गया? सैलरी कितना है? 50 है। दिमाग लगाओ कि 1 लाख कैसे करना है। दिन भर रोते रहते रहते हो, तेल 90 से 106 हो गया, 90 से 106 हो गया, 16 रुपए बढ़ गया। अरे सैलरी में दिमाग लगाओ ना उतना। अपने आप से हल्ला करो ना, अपने आप को बोलो 2 साल पहले भी 50,000 रुपए सैलरी था, आज भी 50,000 है। अरे अपने आप को बोलो ना। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग वापस इस टॉपिक पे आते हैं अब। तो यहाँ भी क्या है ना कि आपको जो ये सब जो सर्विसेज दिया गया है, ये टॉपिक पे हम लोग गए क्यों थे, ये गरीबी अमीरी वाला, यहीं से कि लोग क्या करते, दूसरा अकाउंट बनाते, तीसरा अकाउंट बनाते। चलो ठीक है, गलती होगी आपसे, अगर कुछ मान लो कुछ सर्विसेज वगैरह के बारे में हमें पता नहीं था, गलती से हम एक्टिवेट कर दिए, हमें बिलिंग भेज दिया 50,000 रुपए का, अलग बात है, चलो अकाउंट ही बंद कर दो भैया। वो कुछ हम सीख रहे थे टेस्टिंग पर्पस के लिए, हमसे कुछ उल्टा सीधा सर्विसेज एक्टिवेट हो गया, तो वो तो सर्विसेज सबसे पैसा लेता है सर्विस के अकॉर्डिंग। हमें पता नहीं था, हम बंद करना भूल गए, एक्टिवेट कर दिए उसको, डीएक्टिवेट करना भूल गए, तो अपने हिसाब से चल ली, पैसा काट लिया। तो काटा नहीं, वो बिल भेजा है। आप अपने अकाउंट में पैसा ही मत रखो, उसको पेमेंट ही मत करो। और ऑटो डेबिट यहाँ पर सिस्टम नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा अपने आप नहीं काटेगा, आपको पे करना होगा। तो इसलिए लोग दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, बट इसका भी तो लॉस हो रहा है। तो ये क्या है, अब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ये लाते जा रहे हैं। अभी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है कि चलो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो छोड़ दो, कि दोबारा से सेम कार्ड नहीं लेगा अगर आपका बिल बाकी है, तो उस कार्ड पे उस मोबाइल नंबर से उस ईमेल आईडी से, यहां तक कि उस आईपी एड्रेस से भी आप अपने कंप्यूटर में, आपका तो आईपी एड्रेस है ना एक, अपने कंप्यूटर में जियो गीगा फाइबर है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड वगैरह चला रहे हो तो घर पे, तो आपका एक अपना इंटरनेट है, आपका लोकेशन आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ वो ट्रैक कर रहा है। आप अपने ही कंप्यूटर से
दूसरा ईमेल आईडी, दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा डेबिट कार्ड का नंबर, दूसरा नाम, सब कुछ दूसरा दो, दूसरा पैन कार्ड, जीएसटी, सब कुछ दूसरा दो। अब क्या करेगा आपको, ये बता देगा कि अच्छा उस सेम आईपी से है, तो समझ जाएगा ना वही आदमी है, ये अपना मम्मी पापा भाई बहन दोस्त उस किसी दूसरे का नाम से अकाउंट बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको मेल भेजो, आपको एक मेल आएगा, कुछ बिल वगैरह का प्रूफ दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का, रेजिडेंशियल का प्रूफ दीजिए, ये सबको नहीं मांगेगा, किसी किसी को मांगेगा। उसके पास भी ना सारा सिस्टम बना हुआ है कि वेरीफाई करने का कि ये नया अकाउंट है या पहले से ही कोई आदमी है वो दूसरा अकाउंट बना रहा है। अब जब सब कुछ कर लोगे तो यहाँ पे एक लिमिट भी दे दिया है कि अभी तो भैया आपने नया नया अकाउंट बनाया है, तो नया अकाउंट बना लिए हैं तो 20 कोर का सीपीयू और 40 जीबी रैम का जरूरत कैसे पड़ गया आपको? जरूरत है तो भाई हम लोग नहीं दे सकते हैं। आप एक काम करो, मेल भेजेगा आपको, आप एक काम करो, अपना प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है ना, हमको थोड़ा सा उसका आइडिया दो, आपको हम दिखाते हैं। मेल भेजेगा आपको, आप बताओ उसको, करेगा आपको 40 जीबी 50 जीबी का, फिर उसको बताओ आप ये क्या बोल रहा है, लिमिट इंक्रीज, हेलो आई एम सॉरी, क्या बोल रहा, हम लिमिट को इंक्रीज करने के लिए बोले थे EC2 का, एक ही सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं, तो क्या बोल रहा है कि हेलो आई एम सॉरी बट एट दिस टाइम वी आर अनेबल टू अप्रूव योर सर्विस कोटा इंक्रीज रिक्वेस्ट, सर्विस कोटा आर पुट इन प्लेस टू हेल्प यू ग्रेजुअली रैंप अप एक्टिविटीज एंड डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ लार्ज बिल्स ड्यू टू सडन अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स। आप कुछ एक्टिविटी वगैरह कीजिए, कुछ काम कीजिए, हम धीरे धीरे ठीक कोटा बढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि पहले ही बार अकाउंट बनाया कि हम पूरा एक ही बार में 100 जीबी का हम रैम खरीद लिए, नहीं उतना लोड नहीं कि 2-4 लाख का बिल बना दो और बना के भाग जाओ, तो इसका तो कुछ तो खर्चा हुआ है उसके पीछे, तो बोल रहे वैसे नहीं, आप काम कीजिए, एक्टिविटी वगैरह करते रहिए, हम ठीक समझ जाएंगे, धीरे धीरे आपको कोटा बढ़ाते रहेंगे। तो इफ यू वुड लाइक टू अपील दिस डिसीजन प्लीज रीओपन दिस केस एंड प्रोवाइड एज डिटेल्ड अ यूज केस एज पॉसिबल। अगर आप एक यूज केस वगैरह दिखा रहे हो, प्रोजेक्ट वगैरह किस पे काम कर रहे हो, पूरा डिटेल वगैरह उसको दो सारा चीज, तब बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। आपको डे 1 पे भी आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का सीपीयू चाहिए, 2-2 सीपीयू चाहिए, 10-10 सीपीयू चाहिए, 4-4 रीजन में चाहिए, सब कुछ करेगा। हर चीज का आप इसको प्रूफ दो, करेगा। तो बैठा ही हुआ है, प्रूफ दो आप, प्रूफ आपको देना पड़ेगा। We have to provide valid reason, ना? हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, मैंने ऐसे तुरंत जाकर कर दोगे तो आपको मेल भेजेगा, बोलेगा अगर कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें एक वैलिड पॉइंट दिखाओ, यूज केस वगैरह आप भेजो हमको, कुछ रिपोर्ट वगैरह बना के भेजो, प्रोजेक्ट आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, डोमेन वगैरह नेम क्या है, आप क्या खरीद कर रख चुके हो, कौन सा क्लाइंट का है, कितना दूर तक प्रोजेक्ट बढ़ा हुआ है, पूरा रिपोर्ट उसको दो आप, तो देगा। वो भी देख रहा है ना कि लोग आके यहाँ पे सीख रहे हैं, सीखने के लिए उसका लाखों करोड़ों का नुकसान करवा रहे हैं महीने में, तो वो भी कंपनी कमाने के लिए बैठा हुआ है। वो जितना बढ़िया कस्टमर से कमा नहीं रहा उतना फ्री में देने के चक्कर में लोग टेस्टिंग वगैरह करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो जो कमा रहा है इधर खर्च हो जा रहा है उसका, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो ये जो सर्विसेज है ना क्लाउड में हम लोग सीखते क्या है, सर्विसेज वगैरह हम लोग सीख रहे हैं कि एनालिटिक्स के अंदर में इतना सारा चीज है कि सर्वरलेस इंटरएक्टिव एनालिटिक्स सर्विस, मैनेज्ड सर्च सर्विस, इजीली फाइंड सब्सक्राइब टू एंड यूज थर्ड पार्टी डेटा, ऑर्केस्ट्रेशन फॉर डेटा ड्रिवन वर्कफ्लो, मैनेज्ड हाडूप फ्रेमवर्क, ये जो एनालिटिक्स वगैरह में यूज होता है डेटा साइंस में, Amazon FinSpace जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनीज जो है उनके लिए क्या है कि स्टोर कैटलॉग प्रिपेयर एंड एनालाइज फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेटा, सब कुछ एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ये सब सारा सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर भी ये SaaS मॉडल पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं इससे। ये क्या हो रहा है, क्विक साइट, फास्ट इजी टू यूज बिजनेस एनालिटिक्स, जितने सारे बिजनेस एनालिस्ट लोग हैं वो ये सब सर्विसेज यूज करेंगे। पढ़ो इसके बारे में, जाके क्रिएट करो तो पैसा लगना चालू हो जाएगा। साइन अप करो यहाँ पे पहले कि योर AWS अकाउंट इज नॉट साइंड अप फॉर क्विक साइट, ये क्या है, थर्ड पार्टी टूल है, तो वुड यू लाइक टू साइन अप नाउ, साइन अप करो। आपका AWS का अकाउंट का यही है ना, लास्ट में 231 चेक कर लो यहाँ पे, लास्ट में 2316231, इसमें भी एक्टिवेट कर देगा, अब इसका भी पैसा आना बिल आना चालू हो जाएगा। तो हम लोग AWS में क्या सीखते हैं, सारे सर्विसेज सीखते हैं। सर्टिफिकेट मैनेजर, कैसे हम लोग पहले SSL सर्टिफिकेट वगैरह, TLS सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग खरीदते थे, एक वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए जो ताला है ना, ये SSL सिक्योरिटी, कनेक्शन इज सिक्योर, यही चीज है ना। लिस्ट सर्टिफिकेट्स, तो हमारे में एक सर्टिफिकेट है octaculus.tech, देखो हमारा कंपनी का वेबसाइट खोलोगे octaculus.tech, ये भी सिक्योर है।
कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, क्या बता रहा सर्टिफिकेट में? Amazon RSA, यही से सर्टिफिकेट लिया गया है। कॉमन नेम octaculus.tech, इशूड टू octaculus.tech, इस डोमेन को इशू किया गया है। इशूड बाई किसने इशू किया है? Amazon ने। वैलिडिटी पीरियड सैटरडे 26 नवंबर 2022 को और 26 दिसंबर 2023 को खत्म होगा इतने बजे। डिटेल सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है, हम लोगों ने कहां से लिया है, कैसे नहीं लिया है, ये सब सारा यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट मैनेजर है। तो हमें क्या होता है कि क्लाउड में आज एक वेबसाइट क्लाउड इंजीनियर का काम क्या रह गया है आज के टाइम सर में? आपकी वेबसाइट रन हो हाँ रही बोलिए। है? हाँ मेरा वेबसाइट तो AWS पे है, अच्छा 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 octaculus.tech। देखो सर्वर भी दिखा देते हैं आप लोगों को हम। EC2 है यहाँ पे, यहीं पे चलो सर्च करो EC2। अच्छा, सही है सर। देखो यहाँ पे इंस्टेंसेस है, हम्म इंस्टेंस में हमारा ये इंस्टेंस रन कर रहा है AWS Cloud9। अब इंस्टेंस को सेलेक्ट करो, ये आईपी एड्रेस क्या है, इसी को या कॉपी करो। इसका मतलब आपको पता होगा कि वेबसाइट आईपी एड्रेस से भी खुलता है। देखो हाँ हाँ आई नो सर। बस ये आईपी एड्रेस आदमी याद नहीं रख सकता, इसलिए हम लोग डोमेन नेम से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने वो डोमेन नेम रजिस्टर करा रखा है हाँ अमेजोन से? हमारा सब कुछ AWS पे है, हम लोग क्लाइंट्स का भी काम AWS पे करते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिर्फ सर्विसेज सीखते हैं आज के टाइम में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक AWS इंजीनियर क्या करता है, आज आज के टाइम में एक AWS इंजीनियर का क्या रोल है, काम क्या करता है वो, तो क्लाउड में सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये मत समझना कि क्लाउड इंजीनियर क्लाउड में सर्वर कॉन्फ़िगर करता है, अब वो तो एक छोटा सा काम हो गया। अब एक क्लाउड इंजीनियर आज के टाइम में सिर्फ सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करता है, बिजनेस ईमेल, आपको बिजनेस ईमेल भी चाहिए ना। हम लोग का बिजनेस ईमेल क्या है, जैसे मेरा ईमेल आईडी क्या है, हमारे कंपनी का क्या है, hello@, चलो octaculus वेबसाइट ही खोलो, octaculus.tech। चलो यहाँ पे चलते हैं कॉन्टेक्ट में, चलो यहाँ पे, ये तो कॉल का हो गया, चलो नीचे आओ, है ना कॉन्टेक्ट अस में गए हम लोग। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज खुला, ये है सर अपना octaculus लर्निंग। सर इसमें लोकेशन नहीं दे रखा है ना? क्या? अभी ऑफिस हमारा सर अपना। फिजिकल ऑफिस नहीं है, सारा वर्चुअल चल रहा है, सारे एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये octaculus लर्निंग है, ये एजुकेशन से रिलेटेड, और हमारा जितना सारा सॉफ्टवेयर मार्केटिंग बिजनेस एनालिटिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी है, इसका ये डिटेल है कॉन्टेक्ट। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए कॉन्टेक्ट करना होगा तो hello@octaculus.tech, और octaculus लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड अगर कॉन्टेक्ट करना होगा तो ईमेल आईडी क्या है, ये वाला चीज, दोनों का नंबर भी अलग है बट ईमेल आईडी दोनों का अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ईमेल। हमारा जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है ना, इसी डोमेन पे ईमेल आईडी है, इसको बोलते हैं बिजनेस ईमेल, कॉर्पोरेट ईमेल। तो ये जो बिजनेस ईमेल आपको चाहिए, ये हमारा कहां से लिया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट 365। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम लोग AWS से ही लेंगे, और जरूरी नहीं है कि AWS सस्ता है, और जरूरी नहीं है कि AWS का हर चीज बढ़िया है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना कुछ ना कुछ एक क्वालिटी होता है। तो किसी अगर का हम लोग इंटरेस्ट बिजनेस, है, हाँ किसी का कुछ बिजनेस, अच्छा। हम लोग बिजनेस ईमेल जो हमारा परचेस किया हुआ है, ये है माइक्रोसॉफ्ट से, लेकिन सर्वर जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वेबसाइट के लिए, वो है AWS से। ठीक है, हम लोग जो पूरा कंपनी जो हमारा इंटरनल जो कम्युनिकेशन करता है, जितने सारे एम्प्लॉइज आपस में जो बात करना, मीटिंग वगैरह सब कुछ शेड्यूल करना, सारा बिजनेस ईमेल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सब कुछ हम लोग का पूरा माइक्रोसॉफ्ट से खरीदा हुआ है, सिर्फ वेबसाइट हमारा AWS पे है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से भी खरीद सकते हो, कैसे? इसका नाम है वर्कमेल, Amazon वर्कमेल। आप यहां पे भी चाहो तो बिजनेस ईमेल यहां से परचेस कर सकते हो। देखो सपोर्टेड रीजंस, ए Amazon वर्कमेल इज नॉट अवेलेबल इन एशिया पैसिफिक सिंगापुर, प्लीज सेलेक्ट अनदर रीजन। इस रीजन अवेलेबल है, चलो मुंबई में देखते हैं, यहाँ तो है ही नहीं, ये सिर्फ इतना ही ऑप्शंस में है वर्कमेल। आयरलैंड में, ओरिजिन में, वर्जीनिया, इसी में है। चलो किसी में करते हैं, आयरलैंड में चलते हैं। ये AWS वर्कमेल का कंसोल खुल गया, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि Amazon वर्कमेल कॉस्ट $4 पर मंथ पर यूजर एंड इंक्लूड 50 GB ऑफ मेल बॉक्स। बहुत महंगा है, क्यों? $4 का मतलब अभी चल रहा है 82 या 83, चलो 80 पकड़ो, 8 चौके 32, ₹320 प्लस GST, और 50 GB दे रहा है एक यूजर का पर मंथ का, ₹320 में 50 GB। और माइक्रोसॉफ्ट 365 ₹150 में 1 TB, इससे 20 गुना ज्यादा। हम पागल हैं जो इससे लेंगे?
और यहाँ पे सिर्फ मेल है और कुछ नहीं है। वहां पे 1 TB में आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वन नोट से लेके उसका फॉर्म से लेके सब कुछ हजारों चीज आपको फ्री में मिल रहा है। हम ये क्यों करेंगे भाई? तो हर चीज हर किसी का सस्ता नहीं है, हर चीज हर किसी का अच्छा भी नहीं है। ये हमको उतना फैसिलिटी नहीं दे रहा जितना माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। अब इसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल चाहिए तो कुछ और चलो आप वर्क डॉक्स, सिक्योर एंटरप्राइज स्टोरेज एंड शेयरिंग सर्विस, वर्क डॉक्स में जाओ। अब ये अलग से परचेस करो। अब हम हर चीज खरीदेंगे, ये तो सब उसी में 150 रुपए में वहां पे दे रहा है हमको, 125 रुपए प्लस जीएसटी में। ये तो अलग से पैसा, $5 पर यूजर पर मंथ। तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। कोई क्लाइंट को भी हम लोग को सजेस्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हमें देना है। जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ AWS पे ही देना है। डोमेन नेम आप चाहो तो AWS से खरीद सकते हो, राउट 53। चलो यहाँ पे जाओ, डोमेन नेम में आ गया नेटवर्किंग सर्विसेज, नेटवर्किंग, राउट 53। जाओ यहाँ पे डोमेन नेम, ये क्या बोल रहा है? डोमेन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर डोमेन। चलो यहाँ पे जाओ, चेक करो। myoctaculus.com है ना, myoctaculus.com। $12 बोल रहा है ना, तो 12 × 8 960 रुपये, मतलब 1000 रुपये के आसपास। चेक करो, अवेलेबल होगा, अवेलेबल है $12। भाई क्यों खरीदेंगे हम? गो डैडी में जाके 250 रुपये 400 रुपये नहीं खरीदेंगे हम .com ऑफर में। क्यों खरीदेंगे यहां से हम? SMS सर्विसेज है यहाँ पे, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस में जाओ। बल्क SMS AWS, AWS में क्या अमेजन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, SMS या फिर SMS प्राइसिंग। प्राइस में जाते हैं, हम लोग प्राइस देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड SMS प्राइसिंग होता है ना, बल्क SMS, जो कंपनी हम लोग को SMS भेजता है, इसका SMS बहुत मतलब महंगा है। हम दूसरे कंपनी से खरीदेंगे तो मेरा 8 पैसा 9 पैसा पर SMS पड़ेगा, इसका 25 पैसा 35 पैसा 40 पैसा पर SMS। पागल है जो इससे खरीदेंगे SMS। रीजन यूनाइटेड स्टेट्स बता रहा है यहाँ पे, मुंबई में नहीं दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं है, जो भी है कहीं कभी। ये बेस प्राइस, करियर प्राइस, इतना सारा जो दिखा रहा है, हम SMS इससे लेंगे। देखिए इसका टोल फ्री नंबर है, 10 डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है? अमेजन पिन पॉइंट का मंथली लीज प्राइस ऑफ $2। ठीक है, तो बहुत सारा चीज होता है, किसी का कुछ सस्ता होता है, किसी का कुछ महंगा होता है, मंथली फी, वन टाइम सेटअप फीस। तो हर चीज इसका नहीं है, सर्विसेज तो ये सारा कुछ रखा है, लेकिन हर चीज हम इससे नहीं लेंगे ना। कुछ कुछ चीज किसी का महंगा होता है, किसी का सस्ता होता है, किसी का यूजर इंटरफेस ज्यादा बढ़िया है, किसी का कुछ ज्यादा बढ़िया है, हम लोग वहां से लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लाउड में सीखते क्या है? तो क्लाउड में हम लोग सर्विसेज सीखते हैं। इतना सारी तो कैटेगरीज है नेटवर्किंग के अंदर में, इतना सारा कि VPC हम बनाएंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, अपना क्लाउड नेटवर्क बनाएंगे हम लोग, अपना प्राइवेट नेटवर्क, उसके अंदर में रिसोर्सेज को रखेंगे। अब देखोगे कि यहाँ पे VPC बनाओगे तो ये VPC यहाँ पे फ्री है, इसका पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे VPC फ्री है, इसका पैसा नहीं लगता है। लेकिन वही अगर आप कहीं और से खरीदने जाओ तो कहीं कहीं पे तो VPC का महीने का 500 रुपये पड़ जाएगा आपका, कहीं कहीं पे 3-3 हजार रुपये पड़ जाएगा आपको महीने का VPC का। तो उसके लिए ये सस्ता है तब, इसका तो VPC फ्री है। कुछ कुछ चीजें हैं, कहीं पे सस्ता है कहीं पे महंगा है, तो आपको मिल बांट के चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ इसी से लेंगे, सब कुछ इसका बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसका बहुत बढ़िया है। तो जिसका जो बढ़िया है वो हमें सब समझना है। तो एक क्लाउड इंजीनियर को सब कुछ पता होना चाहिए कि किसका क्या चीज बढ़िया है, और इसका सारा सर्विसेज आपको सीखना पड़ेगा, इसका सारा सर्विसेज। अब एनालिटिक्स में इतना सारा चीज क्या है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में इतना सारा चीज क्या है, कंप्यूटर में सारा चीज सीखना होगा। अब बोलोगे लाइट सेल क्या है, लैम्डा क्या है, EC2 क्या है। अब कोई क्या चाहता है कि वर्डप्रेस वगैरह में वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है और उतना सर्वर वगैरह उसको कॉन्फ़िगर करने नहीं आता है, डायरेक्ट लाइट सेल में जाओ, आपको सर्वर वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, उतना झमेला नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, इंस्टेंस, क्रिएट इंस्टेंस। कौन सा रीजन? मुंबई चाहिए हमें, चलो एशिया, मुंबई कर दिए।
क्या बोल रहा है, लाइनक्स या विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट? तो लाइनक्स पे ही आपको मिलेगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस कर दिए। ये क्या बोल रहा है, कौन सा प्लान चाहिए आपको? अगर $3.5 पर मंथ देते हो तो आपको ये मिलेगा 512 MB का रैम, 1/2 GB रैम, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 20 GB SSD। $5 कर दो पर मंथ, मतलब 8 5 40, 400 रुपये लगेगा महीने का। 1 GB रैम, 1 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 40 GB SSD। ये VPS प्लान है, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस। एक तरह से शेयर डेडिकेटेड दोनों है, मतलब डेडिकेटेड के हिसाब से ये काम करेगा, ज्यादा सिक्योरिटी है। तो क्यों ना हम यही ले लेंगे, 400 रुपये, 12 चौका 4800 रुपया। बढ़िया है, सस्ता है, खराब नहीं है। कर दिए, नाम लिखो, क्रिएट इंस्टेंस, बन गया इंस्टेंस। कोई यहाँ पे EC2 सर्वर, रैम, हार्ड डिस्क उस सब से मतलब ही नहीं है, सब आपको प्राइसिंग प्लान ऑप्शन वगैरह सब कुछ यहीं पे दे दिया है। तो किसी का वर्डप्रेस में वेबसाइट लॉन्च करना है कि क्या है, इलास्टिक बिन स्टॉक क्या है, कभी कभी डेटाबेस में भी देखिए, डेटाबेस में RDS होता है। RDS में जब आप जाओगे क्रिएट करने के लिए तो आपका ओरेकल है कि माई सीक्वल है, मतलब यही सब तो हमें सीखना है क्लाउड में, कि एक कंपनी है, एक कंपनी को हमें सपोर्ट देना है, टेक सपोर्ट देना है। एक कंपनी का पूरा वर्कलोड को हम कैसे मैनेज करवा सकते हैं क्लाउड के थ्रू। उसको बोलेंगे आप एक काम कीजिए, सारे लोगों को बिजनेस ईमेल दीजिए कि वो किस क्लाइंट से क्या बात कर रहा है, वो आपको पता रहेगा। अपना पर्सनल जीमेल से नहीं, नहीं तो लाखों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट होगा लोग बाहर में भेज देगा किसी को, बोलेगा हमको कमीशन दो, तुम ले लो। इसलिए सबको बिजनेस ईमेल दिया जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, कि वो कुछ मिसयूज ना कर सके डेटा का। तो हमें उसको बताना है कि एक कंपनी को अगर वो क्लाउड यूज करेगा सारे सारी चीजों के लिए तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, और सबसे कम से कम पैसा में वो कैसे कर सकता है। ये क्लाउड इंजीनियर का काम होता है। एक बिजनेस को पूरा क्लाउड में लेके आओ और उसको समझाओ कि क्लाउड बनाने से आपको फायदा क्या होगा। वो क्या कर रहा है कि वो हर कंप्यूटर के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस खरीद रहा है विंडोज का, और ग्राफिक्स कार्ड सबको चाहिए, बहुत सारा ऑफिस पैकेज वगैरह का उसको लाइसेंस चाहिए, बहुत सारा टैली वगैरह, बहुत सारा सॉफ्टवेयर उसको लाइसेंस चाहिए। तो अगर 1000 लोगों को उसको देना है तो 1000 लाइसेंस खरीदने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा। तो क्यों ना ऑनलाइन ही एक विंडोज सर्वर ले लो, उसी सर्वर में टैली इंस्टॉल कर दो, उसी सर्वर में ऑफिस इंस्टॉल कर दो। अब उस सर्वर का मल्टी यूजर बनाकर सबको आईडी पासवर्ड दे दो, सब अपने अपने घर पे लॉग इन करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के थ्रू, RDP के थ्रू। यहाँ पे कंप्यूटर का IP एड्रेस देंगे, आगे जाके पासवर्ड देंगे, कनेक्ट कर लेंगे, उसी में सारा है, एक ही लाइसेंस को सब यूज कर रहे हैं। कितना बढ़िया चीज है क्लाउड। तो सबसे पहले आपको क्लाउड समझना पड़ेगा कि क्लाउड में जितने सारे सर्विसेज हैं वो सब सारे सर्विसेज को आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कि कौन कौन से सर्विसेज इस बिजनेस को अच्छे से मैनेज करवा सकते हैं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। दिस इज अ क्लाउड इंजीनियर डू। क्लाउड इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि एक सर्वर 2 GB रैम बस यही पढ़ लो। एक बिजनेस को भी आपको सपोर्ट समझाना पड़ेगा उसको, कि क्लाउड कैसे उनको हेल्प कर सकता है, उनके बिजनेस को क्लाउड में उनका डेटा कैसे सिक्योर रह सकता है, किस तरह का सिक्योरिटी आप मैनेज कर रहे हो वहां पे। क्लाउड में हम लोग सबनेट वगैरह बनाते हैं, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, कौन सा चीज प्राइवेट सबनेट में रखना है, कौन सा पब्लिक सबनेट में रखना है, आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा पहले। क्लाउड छोटा सा चीज है, बट क्लाउड में इतना सारा सर्विसेज है ना, ये बहुत बड़ा चीज है। सारे सर्विसेज को जिस दिन आप जान जाओगे ना, उस दिन आप एक कंपनी को अच्छा सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस चीज को क्लाउड में ऐसे चीज को मेंटेन करो, ऐसे मैनेज करो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सब कुछ क्लाउड में है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे क्लाउड में करोगे, डेटा साइंस क्लाउड में करोगे, एडुकेशन पढ़ाना लिखाना स्कूल कॉलेज भी क्लाउड में ही होगा आजकल टाइम में, सब कुछ क्लाउड में होगा। बिजनेसेस क्लाउड में जा चुके हैं, अब सारा ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन का मतलब कि उसको सर्वर चाहिए। आज ऐसा कौन सा चीज ऑफलाइन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो आज मार्केट में अच्छा अच्छा हमें क्लाउड इंजीनियर्स चाहिए, एक्सपीरियंस्ड क्लाउड इंजीनियर्स चाहिए, जो बिजनेसेस को सपोर्ट करें, बिजनेसेस को मैनेज करने समझाएं कि क्लाउड के थ्रू कैसे इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं ये लोग। आज हमें ये चाहिए। क्लाउड बहुत हार्ड चीज, बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा ही चीज है। लेकिन सिर्फ आपको एप्लीकेशंस को, सर्विसेज को समझना होगा। जरूरी नहीं है कि सारा सर्विसेज AWS में है, हो सकता है कि कुछ सर्विसेज सिर्फ AWS में है, कुछ सर्विसेज सिर्फ अज्योर में है, कुछ सर्विसेज दोनों में नहीं है, हमको थर्ड पार्टी कहीं और से लेना पड़ेगा। एक ही चीज आपको नहीं सीखना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना है, बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा। तब अब जाके एक एक्चुअल क्लाउड इंजीनियर आप बन पाओगे। अभी मार्केट में क्या है, लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा एक नेटवर्क एसोसिएट बन गए, छोटे छोटे पार्ट सीख के छोटे बड़े काम कर रहे हैं वो लोग।
जिस दिन आप ये पूरा क्लाउड को समझ जाओगे ना, उस दिन आप जाके कहीं पे उसका टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन पाओगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लाउड का हेड बन पाओगे, आप टीम को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है क्या क्या मिलता है यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट सीख के सिर्फ वो स्पेसिफिक काम के लिए कहीं पे जॉब करते हैं। कोई नेटवर्क इंजीनियर सिर्फ नेटवर्क पे काम कर रहा है, एनालिटिक्स पे कोई और काम कर रहा है, उसका डेटाबेस पे कोई और काम कर रहा है, वो कोई और इंजीनियर जो सिर्फ डेटाबेस का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, डेटाबेस पे ही काम किया हुआ है। तो हम लोग भी क्लाउड इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं, हमारे पास भी है, हमारा सिलेबस में सब कुछ है। ये जो आप देख रहे हो ना AWS में, यहाँ प्रोडक्ट्स में ये जितना सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब कुछ है। एनालिटिक्स में सारा, सर ये एप्लीकेशन सारा, इसमें ब्लॉकचेन सारा। बोलो। जैसे ये सर आप पर्टिकुलर ये जो अमेजोन की AWS क्लाउड सिखाते हैं या फिर एजोर वगैरह भी है? नहीं, देखिए हमारे पास अभी सिलेबस में क्या है कि पहले हमारे सिलेबस में AWS था, अभी का सिलेबस हमारा चेंज हुआ है। आप बोलिएगा तो आपको कभी भेज दिया जाएगा, मेल में ही रिक्वेस्ट कीजिएगा, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया ना, जो octaculus.com में, वो कॉन्टेक्ट में जाइएगा, जो ऑक्टाकुलस लर्निंग होगा उस पे जाके हमसे कॉन्टेक्ट हाँ जी, हाँ कीजिएगा, जी। आपको सारा सिलेबस भेज दिया सर ये जाएगा। जैसे सपोज जैसे मेरे को आई एम जस्ट वर्किंग समवेयर इन कंपनी, हम्म, so we are using Azure there. So हम्म, we are migrating from Azure MS Teams. Actually मैं काम करता हूँ सर यूसी इंजीनियर एज ए यूनिफाइड कम्युनिकेशन। हम्म, जितने भी आईपी टेलीफोनी और ये जितने भी क्लाउड कॉन्टेक्ट सेंटर होते हैं ना सर, उस पे काम उस पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था, जैसे ये जो इंटीग्रेशन होता है लिनक्स मतलब लोग एजूर की क्लाउड को एक्सेस करते हैं वाया CLI वाया GUI, ठीक है? तो उस एक टू अलग एप्लीकेशन को, टू डिफरेंट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो CLI के थ्रू ही होता है। तो वो सब जो आता है वो इसमें आता है एजूर के आर्किटेक्ट एक करके वो है ना, सर्टिफिकेशन है उसका माइक्रोसॉफ्ट एजूर का। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग कोई स्पेसिफिक टाइप का हमारा कैटेगरी बटा हुआ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम AWS को पकड़े अगर, तो AWS का सारा खत्म कराएंगे हम। इसमें जितना सारा है, जैसे आप जो बोल रहे हो ना, उसमें देखिएगा ना कि डेटाबेस एक्सपर्ट सिर्फ ये पढ़ता है, नेटवर्क एसोसिएट सिर्फ ये कंप्यूटर वाला पढ़ेगा, और नेटवर्क कंटेंट डिलीवरी पढ़ेगा, सब कुछ नहीं। एनालिटिक्स वाला सिर्फ ये पढ़ता है, सैस वाला कुछ और पढ़ता है। हमारे सिलेबस में क्या है, अज्योर कंप्लीट। जितना कैटेगरी दिखाई दे रहा है, हर कैटेगरी के अंदर में सारा चीज जितना दिया हुआ है सब कुछ आपको बताया जाएगा इसमें, जितना सारा चीज है। तो ये तो अज्योर हो गया, AWS हो गया, अज्योर में भी सारा चीज। तो पहले हमारे सिलेबस में सिर्फ AWS था, अब नाम ही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AWS, अब इसका नाम क्या हो चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग AWS एंड अज्योर। तो पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग क्लियर करते हैं इसमें, कि IT क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब सारा चीज, ये सब सारा क्या होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, DNS मैनेजमेंट वगैरह, वेब सर्वर, अब यहाँ पे AWS स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा AWS अब स्टार्ट होता है। तो साइन अप में इतना सारा, कॉस्ट में सारा चीज, ब्लॉकचेन में सारा चीज, बिजनेस एप्लीकेशन सारा चीज, कंप्यूटर में सारा चीज, ये करते करते सारा कैटेगरीज के अंदर सारा चीज। उसके बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ये पहले नहीं था, अब हम लोग अज्योर पे सिखाते हैं, एक ही सिलेबस में, एक ही चीज में देखो सारा चीज चल रहा है। तब लास्ट में जाके सारा प्रोजेक्ट वगैरह, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, क्लाइंट्स का काम करना होगा आपको, तभी जाके उस पर सीखोगे। ये सब सारा हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी अज्योर और AWS दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तो कोई चाहे तो ये कर ओके सर। सकता है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक खत्म, बस इतना ही था, एक आइडिया दिया गया आप लोगों को क्लाउड में। उसके बाद तो जब तक हम लोग सीखते नहीं है तब तक पता नहीं चलता है क्या है। चलो ठीक है, हो गया आज का।